हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। आज हम आपको एक नई और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं, बिलियनियर बॉय। रुका तो तानिया और रेहान दोनों अपना चकराता हुआ सिर पकड़ के पास वाली बेंच पर आकर बैठ गए। रेहान तो आसमान की तरफ देखे जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी भी वो झूले पर बैठा हुआ है और तानिया रेहान के कंधे पर सिर रखकर बैठी हुई थी। तभी तानिया की नजर मैगी पर गई, जो आराम से बिना किसी एक्सप्रेशन के उन दोनों को ही देख रही थी। कुछ सोचकर तानिया ने मैगी से पूछा, मैगी क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगा? तानिया का सवाल सुनकर मैगी ने उसी एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ कहा, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं थी, ये सिर्फ एक झूला ही तो था। मैगी का सवाल सुनकर तानिया ने हैरान होते हुए उससे पूछा, मैगी क्या तुम्हें किसी भी चीज से डर नहीं लगता है? तानिया का ये सवाल सुनकर रेहान भी एक्साइटेड होकर मैगी की तरफ देखने लगा। उसे भी इस सवाल का जवाब जानना था कि उसकी ये सुपर बॉडीगार्ड किसी चीज से डरती है या नहीं। रेहान ने एक्साइटेड होते हुए मैगी से कहा, बताओ मैगी, क्या तुम्हें सच में किसी चीज से डर नहीं लगता? कुछ तो ऐसा होगा ना जो तुम्हें डराता हो। रेहान का सवाल सुनकर मैगी आसमान की तरफ देखते हुए कुछ सोचने लगी और उसके बाद उसने रेहान और तानिया से कहा, नहीं सर, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझे डरा सके। मैगी का सवाल सुनकर रेहान को तो विश्वास हो गया था, पर तानिया को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने फिर से मैगी से कहा, मैं नहीं मान सकती कि तुम्हें किसी चीज से भी डर नहीं लगता हो। कुछ ना कुछ तो है जिससे तुम्हें डर लगता है, पर शायद तुम्हें अभी तक उस चीज का एहसास नहीं हुआ है। तानिया की बात सुनकर मैगी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, नहीं मैडम, मुझे सच में किसी चीज से डर नहीं लगता। मैगी की बात सुनकर तानिया की नजर सामने की एक गुफा की तरफ गई, जो एडवेंचर गुफा थी और जहां पर अच्छों को डर लगता था। तानिया तुरंत अपनी जगह पर खड़ी हुई और रेहान और मैगी से बोली, चलिए मान लिया आपको डर नहीं लगता, पर अब हम लोगों को उस गुफा में जाना है। तानिया की बात सुनकर रेहान और मैगी तुरंत खड़े हो गए और उस गुफा के बाहर लगी लाइन में जाकर लग गए। रेहान और तानिया के अलावा भी उस गुफा में और लोग जा रहे थे जिन्हें एडवेंचर करना था। तभी रेहान को याद आया कि उसे इतनी बड़ी लाइन में लगने की कोई जरूरत नहीं है, उसके पास विप टिकट है। रेहान ने जल्दी से वहां खड़े गार्ड को अपनी ये टिकट दिखाई और तीनों तुरंत अंदर चले गए। यहाँ उन्हीं लोगों को आने की इजाजत थी जो हेल्थ के मामले में बिल्कुल फिट हो या जिन्हें किसी भी तरह की कोई भी बीमारी ना हो। साथ ही साथ बच्चों को यहाँ आने की इजाजत नहीं थी। तानिया भी बड़ी हो चुकी थी, इसलिए उसे भी रेहान और मैगी के साथ एंट्री मिल गई। तीनों की हेल्थ अच्छी थी, इसलिए तीनों उस गुफा के अंदर आ गए। यहाँ आने के बाद भी उन्हें एक लंबा चौड़ा इंस्ट्रक्शन दिया गया ताकि ये लोग ध्यान रख सके। तानिया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी एक्साइटमेंट काफी ज्यादा हाई है। चारों तरफ अंधेरा होने के बाद भी और यहाँ क्या होने वाला है ये जानने के बाद भी उसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। हालांकि रेहान तो बहुत एक्साइटेड था और वही मैगी थोड़ा सा परेशान थी, पता नहीं क्यों, पर उसके चेहरे पर इस वक्त हल्का डर दिखाई दे रहा था। रेहान को भी लग रहा था कि शायद उसकी बहन ने जो बात कही वो सच हो रही है और ये देखकर उसे भी मजा आ रहा था कि उसकी कभी ना डरने वाली लेडी सुपर वुमन किसी चीज से डर रही है। रेहान ने मैगी का हाथ पकड़ लिया और कहा, मैगी मुझे डर लग रहा है, प्लीज मेरे साथ रहना। रेहान की बात सुनकर मैगी ने हल्की मुस्कान देते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए सर, मैं हमेशा आपका ख्याल रखूंगी। मैगी ने कह तो दिया था, पर जैसे जैसे ये लोग गुफा में आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे घबराहट की वजह से मैगी के हाथ रेहान के हाथ पर कसते जा रहे थे। रेहान को भी हैरानी हो रही थी कि इतने सालों में उसे आज तक पता नहीं चला कि उसकी पर्सनल बॉडीगार्ड को भी किसी चीज से डर लगता है। अगले ही पल रेहान, मैगी और तानिया तीनों गुफा के एंट्रांसेस पहले उसे ही जाना चाहिए, पर देख तो ये है कि यहाँ सब लोग अपनी मर्जी से आए थे और ये एक एडवेंचर था। यहाँ पर बप्पन दिखाने के चक्कर में कहीं रेहान को अपनी जान ना दे बैठ नहीं पड़े। यही सोचकर उसने आगे बढ़कर खुद ही पूछ लिया कि उनमें से पहले किसे जाना चाहिए। मैगी डरी हुई खड़ी थी, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने रेहान की बात सुनी नहीं थी। तो वही दूसरी तरफ तानिया काफी एक्साइटेड लग रही थी और किसी के कुछ बोलने से पहले ही वो आगे बढ़ गई और रेहान की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी, जैसे कह रही हो कि सबसे पहले वही जाएगी। रेहान को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी बहन इतनी ज्यादा दिलदार और हिम्मत वाली होगी, जबकि उसे खुद इस वक्त काफी ज्यादा डर लग रहा था। पर रेहान ने अपनी बहन को डिमोटिवेट नहीं किया और उसे जाने दिया। अगले ही पल तानिया गुफा में अंदर की तरफ चली गई, जहां चारों तरफ घनघोर अंधेरा था। इस जगह पर बेसिकली इंसान ही होते थे, पर बहुत डरावने अंदाज में
वो लोग भूतों की तरह कहीं से भी प्रकट हो जाते थे और बहुत ज्यादा हद तक यहाँ आने वाले इंसानों को डरा देते थे। तानिया ये सब कुछ जानती थी, पर उसे डर नहीं लग रहा था और वो खुश होते हुए चली गई। अभी तक मैगी डर से भागे थे और जब वापस आए हैं तो जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। जब इस जगह के ओनर ने देखा कि उसकी पूरी जगह को सच में बर्बाद कर दिया गया है तो उसको काफी ज्यादा दुख हुआ। इस जगह को यूनिक तरह से बनवाने के लिए यहाँ के मालिक ने ना जाने कितने ही करोड़ों रुपए खर्च किए थे और इस जगह को बनने में भी काफी ज्यादा टाइम लगा था। अब इसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये पूरी जगह बर्बाद हो चुकी थी और उनकी मेहनत भी यहाँ पर। ज्यादातर ट्यूब पक्की लक से बनी हुई थी और इन्हें शीशम की लक से बनाया गया था कि वजह से इनकी कीमत बहुत ज्यादा थी। दुनिया भर में पेड़ काटे जाने की वजह से शीशम की लक या मुश्किल से मिलती थी। अपनी मेहनत को इस तरह बर्बाद होता हुआ देखकर यहाँ के मालिक को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। किसे पता था कि जिस सिमुलेटर प्लेस को बनाने के लिए उसने इतनी ज्यादा मेहनत की थी वो चंद मिनट में बर्बाद हो जाएगा। यहाँ के मालिक ने गुस्से से रिहान और बाकी लोगों पर चिल्लाते हुए कहा, तुम में से कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। पहले हम लोग कंपनसेशन की बात करेंगे, उसके बाद ही मैं किसी को यहाँ से जाने दूं। अपने बॉस की आवाज सुनकर जिन लोगों को मैगी ने मारा था वो लोग भी अपनी आवाज तेज करते हुए बोले, हाँ कंपनसेशन देना होगा। बॉस का जो नुकसान हुआ है उसका ही कंपनसेशन नहीं बल्कि हमारे मेडिकल एक्सपेंसेस का भी देना होगा। तुम लोगों की वजह से काफी टाइम तक यहाँ कोई भी कस्टमर नहीं आ पाएगा, उसके भी पैसे देने होंगे। एक एक्टर ने तो हद ही कर दी। उसने कहा, तुमने हमें जो इतना ज्यादा डरा दिया उसके लिए भी फीस देनी होगी। इस आदमी की बात सुनकर रिहान एकदम दंग रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि डराने की क्या फीस होगी भला कोई इस तरह के कंपनसेशन करने के लिए कैसे कह सकता था। रेहान को हैरान देखकर उस एक्टर ने एक्सप्लेन करते हुए कहा, तुम्हारी दोस्त की वजह से हम ऑलमोस्ट मर गए थे और इसीलिए तुम्हें हम लोगों को कंपनसेशन देना होगा। तुम इसे मेंटल इंजरी भी कह सकते हो। यहाँ खड़े एक्टर और उनके बॉस को देखकर लग रहा था कि ये लोग रिहान को किसी भी हालत में यहाँ से जाने नहीं देना चाहते हैं। अभी भी बहुत सारे टूरिस्ट बाहर गेट पर खड़े थे जिन्हें अंदर आने से मना कर दिया गया था और वो सभी लोग अंदर हो रही बातों को ध्यान से सुन रहे थे। जब इन लोगों ने यहाँ के एक्टर की बात सुनी तो उन लोगों को भी इस बात पर काफी हंसी आ रही थी। ओरिजिनली ये एक्टर यहाँ आने वाले टूरिस्ट को डराने का काम करते थे और इसी के उन्हें पैसे मिलते थे, पर अब अगर किसी टूरिस्ट ने इन्हें डरा दिया तो उसके लिए भी इन लोगों को पैसे चाहिए थे। ये कोई मजाक नहीं तो क्या था। वही दूसरी तरफ रिहान खुद भी यहाँ के मालिक का नुकसान करके नहीं जाना चाहता था। वो खुद ये सारी जिम्मेदारी उठाने को तैयार था। इसलिए उसने सामने खड़े लोगों से पूछा, तुम लोगों को कितना कंपनसेशन चाहिए। रेहान की बात सुनकर मालिक ध्यान से आसपास के नुकसान को देखने लगा कि उसे किस किस चीज का नुकसान हुआ है और मन ही मन सारी कैलकुलेशन करने लगा। उसने तुरंत रिहान को कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि रिहान की बात सुनकर यहाँ खड़े एम्प्लॉयज कम एक्टर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए और सभी लोग अपनी गर्दन को स्ट्रेच्ड आउट करने लगे जैसे उन्होंने किसी शिकार को फंसा लिया हो। 0,000 अगर आज तुमने मुझे 0,000 नहीं दिए तो यहाँ से जाने के बारे में भूल जाना। मुझे उससे ज्यादा चोट लगी है और खून भी आ रहा है। मुझे लाख रब चाहिए। मैं अभी तक शौक से बाहर नहीं निकल पाया हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। इसलिए तुम्हें मुझे लाख देने होंगे और लाख एक्स्ट्रा मेरे अच्छे न्यूट्रिशन के लिए। रेहान जैसे जैसे इन लोगों के डिमांड सुन रहा था वैसे वैसे उसके चेहरे पर सार्कास्टिक स्माइल आती जा रही थी। तो वही दूसरी तरफ इन लोगों की बातें सुनकर तानिया उतना ज्यादा शौक में जाती जा रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि थोड़ी सी चोट के लिए ये लोग लाख आने। मालिक की बात सुनी तो उसने बहस करते हुए कहा, इतना ज्यादा पैसा, क्या आप हमें लूटने की कोशिश कर रहे हैं? आपको क्या लगता है, क्या हमें कुछ नहीं पता? तानी के लिए 2 मिलियन रुपए बहुत बड़ी बात थी। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अभी अभी उसके सिर पर बम फोड़ दिया हो। उसे ये पैसे बहुत बड़ी अमाउंट लग रही थी। उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ पर रखे हुए प्रॉप्स और हॉरर कैसल इतने ज्यादा महंगे होंगे। तानिया की बात सुनकर मालिक ने उसे समझाते हुए कहा, देखो बेटा, मैं तुम लोगों को लूटने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ और तुम मुझ पर इस तरह का इल्जाम नहीं लगा सकती हो। यहाँ जितने भी प्रॉप्स रखे हुए हैं सब असली हैं और इनकी प्राइस भी सच में बहुत ज्यादा है। तुम जहाँ चाहो वहाँ पूछ सकती हो। मालिक की बात सुनकर तानिया कुछ कहना चाहती थी पर रिहान ने उसे चुप करवा दिया। रेहान मालिक के सामने जाकर खड़ा हो गया और उससे बोला, मुझे लगता है आप अच्छे इंसान हैं और जो भी कह रहे हैं वो सच है। मैं आपको किसी तरह का कोई भी लॉस नहीं उठाने दूंगा और जितना भी खर्चा
है, सब देने को तैयार हूँ। रेहान की बात सुनकर यहाँ के मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अच्छा लगा कि आपने मेरी बात समझने की कोशिश की है। मैं माफी चाहता हूँ, कुछ कर नहीं सकता, पर आपको ये पैसे देने पड़ेंगे यहाँ का जो नुकसान हुआ है, और इस नुकसान को सही करने में बिजनेस में जो देरी होगी उसका पैसा आपको मुझे यहाँ देना होगा। इस आदमी की बात सुनकर रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस डिले में कितना पैसा और चाहिए। रेहान की बात सुनकर मालिक ने सोचते हुए कहा, इस वक्त हमारे बिजनेस का पीक सीजन नहीं है, इस वजह से यहाँ बहुत ज्यादा टूरिस्ट नहीं आते हैं, पर फिर भी इस दौरान हम लोग रोज लाख रब कमा लेते हैं। यहाँ का प्रॉब्लम फिक्स करने के लिए हमें कम से कम 10 दिन लग, इस हिसाब से आपको मुझे लाख और देने होंगे। इस आदमी की बात सुनकर रेहान ने तुरंत मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं पे कर दूंगा। रेहान की बात सुनकर बिजनेसमैन ने अपना गुस्सा एक तरफ रखा और बहुत ही आराम से रेहान से कहा, सर आप वाकई बहुत सेंसिबल इंसान हैं और आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। इन सब बातों को अपने दिल पर मत लीजिएगा, क्योंकि आगे चलकर आपको मेरे इस बिजनेस का ख्याल भी रखना है। इस आदमी की बात सुनकर रेहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने मालिक से कहा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपने जो डिमांड की है वो बिल्कुल जायज है। अपनी बात कहकर दोनों हंसने लगे और इधर उधर की बातें करने लगे। यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज ने जब अपने मालिक और रेहान को आपस में हंसते हुए और बातें करते हुए देखा तो मन ही मन थोड़े नाखुश हो गए और इन लोगों ने अपनी बात रखते हुए कहा, बॉस आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपको हमारे बारे में भी सोचना चाहिए। हम सब लोगों को चोट लगी है, हमारे कंपनसेशन का क्या होगा। इन लोगों की बातें सुनकर रेहान ने फिर से अपना रूड रूप धारण करते हुए सीरियस होकर यहाँ के मालिक से कहा, भाई मुझे लगता है कि आपके एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। जैसे ही यहाँ खड़े एम्प्लॉय ने रेहान की बात सुनी तो उन्होंने फिर से अपने सवाल दागते हुए कहा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, हम सभी लोग यहाँ रोज बहुत मेहनत करते हैं, आप लोगों की वजह से आज हमें इतनी चोट लगी है और इस वजह से हम कितने दिनों तक काम नहीं कर पाएंगे। आप क्या चाहते हैं कि अगले 10 दिन तक हम भूखे रहे और दर्द में तड़पते रहे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, इस आदमी के पास इतने पैसे हैं पर ये हमें अस्पताल और न्यूट्रिशन तक के पैसे नहीं दे सकता। आज इस आदमी को हमें पैसे देने होंगे वरना हम इसे नहीं जाने देंगे। इन सब लोगों की बातें सुनकर रेहान ने अचानक से हंसते हुए इन लोगों से कहा, क्या सच में तुम लोग यहाँ बहुत मेहनत करते हो? कैसे दारू पीकर तुम लोग काम पर ड्रिंक करते हो? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? जैसे ही रेहान ने अपनी ये बात कही तो वहाँ खड़े सभी लोग चुप हो गए। अचानक से चारों तरफ शांति छा गई। कुछ एम्प्लॉयज को तो अब मन ही मन पछतावा हो रहा था कि कहीं रेहान इनकी पोल ना खोल दे। सभी लोग हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। जैसे ही मालिक ने रेहान की बात सुनी तो वो हैरान हो गया और एम्प्लॉयज के पास आकर उन्हें सुनने लगा जैसे रेहान की बात को समझने की कोशिश कर रहा हो। जल्दी ही मालिक को भी एहसास हो गया कि सच में रेहान सही कह रहा है। उसे मन ही मन पछतावा होने लगा और उसने गुस्से से उन एम्प्लॉय से पूछा, तुम में से किसने शराब पी है अभी और इसी वक्त मेरे सामने आओ। अपने मालिक की बात सुनकर सारे एम्प्लॉय एकदम बहुत चक्के हो गए और लड़काती आवाज में सफाई देने की कोशिश करने लगे। बॉस, ये आदमी झूठ कह रहा है। सब लोग यहाँ कितने टाइम से काम कर रहे हैं, हम सब लोग अच्छे एम्प्लॉय हैं और हमें पता है कि यहाँ के क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं। हम कभी भी काम के वक्त ड्रिंक नहीं करते हैं। बॉस, हम काफी टाइम से आपके लिए काम कर रहे हैं, आपको हमारा साथ देना होगा। इन सब लोगों की बातें सुनकर मालिक को काफी ज्यादा शर्म महसूस हो रही थी, पर फिर भी उसने कुछ सोचते हुए रेहान से कहा, मुझे लगता है कि आपको हमारे एम्प्लॉयज को कंपनसेशन देना चाहिए, इन्हें सच में चोट लगी है। जैसे ही रेहान ने मालिक की बात सुनी तो उसे समझ आ गया कि अब ये मालिक अपने एम्प्लॉयज की गलती को छुपाने की कोशिश कर रहा है और गलत तरीके से उनका साथ दे रहा है। ये सोचकर रेहान के चेहरे पर हंसी आ गई और उसने एक सरकास्टिक वे में हंसते हुए कहा, तुम लोग अच्छे से जानते हो कि तुमने शराब पी है या नहीं। मैं कंपनसेशन देने को तैयार हूं, पर क्या तुम लोगों को डर नहीं लग रहा कि मैं तुम सब लोगों के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर सकता हूं? इस तरह की जगह पर शराब पी और अपना कंट्रोल खो देना सबसे ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। हो सकता है टूरिस्ट के साथ कुछ गलत हो जाए। जैसे ही मालिक ने ये बात सुनी तो उसकी जबान लड़का आने लगी और माथे पर पसीना बढ़ने लगा। उसकी ऐसी हालत देखकर रेहान ने उसके कंधे पर हाथ थपथपाते हुए कहा, मैं चाहूं तो अभी और इसी वक्त कंप्लेंट कर सकता हूं। मैं यहाँ टूरिस्ट हूं, अगर मुझे कुछ गलत लगेगा तो कंप्लेंट करना मेरे हक में है और उसके बाद तुम्हारा अम्यूजमेंट पार्क के साथ कॉन्ट्रैक्ट रहेगा या नहीं, ये सवाल तुम खुद से पूछो। रेहान की बातों में धमकी साफ नजर आ रही थी और मालिक भी इस बात को साफ साफ समझ रहा था। जल्दी से उसे सारी बात समझ आ गई
और उसने अपने एम्प्लॉयज पर गुस्सा करते हुए कहा, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई काम पर शराब पीकर आने की? तुम लोगों ने मेरा भी ख्याल नहीं रखा। अब तुम लोग अपनी गलती पर यहाँ आए हुए कस्टमर से पैसे वसूलने की कोशिश कर रहे हो। कहां से आई तुम लोगों में इतनी हिम्मत? रेहान एक कोने में खड़े होकर आराम से अपने हाथों को बांधकर ये तमाशा देख रहा था। तो वही दूसरी तरफ अपने बॉस का अचानक से बदला हुआ रूप देखकर सभी एम्प्लॉयज काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। अभी भी उनमें से एक ने थोड़ी बहुत हिम्मत करते हुए कहा, भले ही हम लोग गलत है, पर यह चोट हमें काम के दौरान लगी है, हमें इसके लिए मेडिकल फैसिलिटी चाहिए। जैसे ही मालिक ने इस एम्प्लॉय की हिम्मत देखी तो उसका गुस्सा और बढ़ गया और उसने एक बड़ा डिसीजन लेते हुए इन लोगों से कहा, मुझे मत सिखाओ कि वर्क इंजरी क्या होती है। तुम सब लोगों को अभी और इसी वक्त काम से निकाला जाता है और दोबारा इस अम्यूजमेंट पार्क के आसपास भी मत देखना। जैसे ही इन सब लोगों ने अपने मालिक की बात सुनी तो सब लोग एकदम हैरान हो गए। भले ही ये लोग एक मिनट के लिए यहाँ आए हुए कस्टमर से पैसा लूट सकते थे, पर इनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये अपने मालिक से भी बहस करें, क्योंकि आज नहीं तो कल शायद इनका मालिक इन्हें वापस काम पर रख लेगा। पर अगर आज इन लोगों ने ऐसी कोई भी बात कही तो शायद यहाँ आना इनका हमेशा के लिए बैन हो जाएगा। सभी लोग यहाँ से चले गए। इन्हें यहाँ से भगाने के बाद मालिक ने रेहान की तरफ देखते हुए कहा, भाई मुझे लगता है कि अब सही टाइम है, आपको हमें कंपनसेशन का पैसा दे देना चाहिए। रेहान को पहले और बाद में पैसा तो देना ही था, इसलिए उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। उसने जल्दी ही अपने बैंक अकाउंट से $1,000,000 यहाँ के मालिक को ट्रांसफर कर दिए। आज इतना कुछ हो गया था कि अब किसी का भी मन यहाँ रुकने का नहीं था, इसलिए सब लोग यहाँ से वापस जाने लगे। मालिक ने बार बार इन लोगों को यहाँ रुककर एंजॉय करने के लिए कहा, पर रेहान वापस तानिया और मैगी के साथ बाहर आ गया। मैगी को अपनी की हुई गलती पर अभी भी पछतावा हो रहा था और इस वक्त भी वो काफी दुखी नज़र की तरफ देखा और फिर उससे कहा, वैसे मैगी, मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि मेरी पर्सनल बॉडीगार्ड एक प्रॉप से डर जाएगी। हाँ, और इतना कहकर रेहान जोर जोर से हंसने लगा। रेहान की बात पर तानिया को भी हंसी आ गई और दोनों बहन भाई खूब मजे से मैगी की इस बात पर हंस रहे थे। रेहान और तानिया को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि हमेशा शेरनी की जैसी दिखने वाली मैगी, जिसे पता था कि ये सब कुछ नकली है और यहाँ जितने भी प्रॉप्स और हॉरर सीन है वो सब कुछ नकली है, उसके बाद भी वो इतना ज्यादा डर जाएगी। जहां एक तरफ रेहान को हंसी आ रही थी तो वही दूसरी तरफ मैगी को अपनी इस हरकत पर बहुत ज्यादा शर्म महसूस हो रही थी। उसने हल्के से अपने कानों को सहला हुए धीरे से रेहान से कहा, बॉस, असल में मैं छोटी थी तब से ही मुझे हॉरर मूवीज देखने से डर लगता है। मैगी की इस बात पर रेहान ने बहुत ही क्यूरियस होते हुए उससे पूछा, क्या तुम सच कह रही हो? तो फिर तुम ट्रेनिंग पर इन सब चीजों से कैसे बची? वहां तो हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी ना। रेहान को अच्छे से पता था कि मित्तल परिवार में उनके बेस्ट बॉडीगार्ड को ट्रेनिंग देने के दौरान सबसे पहली चीज उन्हें यही सिखाई जाती थी कि कैसे उन्हें अपने डर पर काबू पाना है। फेयरलेस होने के साथ साथ उन्हें पावरफुल और लॉयल भी होना होता था और ये तीन चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती थी। अगर कोई बॉडीगार्ड अपनी लॉयल्टी खो देता है और गद्दारी करता है तो इससे मित्तल परिवार पर संकट आ सकता था। इसीलिए मित्तल परिवार वक्त वक्त पर अपने सभी सबॉर्डिनेट का लॉयल्टी टेस्ट लेता था। अगर कोई सबॉर्डिनेट अपनी एबिलिटी खो देता था तो फिर वो किसी काम का नहीं होता था और मित्तल परिवार भी उसे अपने पास नहीं रखता था। और अगर किसी में लॉयल्टी है और कैपेसिटी भी है पर वो उतना हिम्मत वाला नहीं है तो ऐसे डरपोक इंसान का बॉडीगार्ड बनना पूरी तरह से नामुमकिन था। रेहान ज्यादा कुछ तो नहीं जानता था कि ट्रेनिंग के दौरान उसका परिवार बाकी सबॉर्डिनेट को किस तरह से ट्रीट करता था, पर उसे इतना जरूर पता था कि इन सब में हिम्मत सबसे ज्यादा जरूरी थी। वही दूसरी तरफ जब रेहान ने मैगी से सवाल पूछा तो मैगी एकदम परेशान हो गई। उसकी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह रेहान को फेस कर सके। वो मन ही मन डर रही थी कि रेहान को सच में नहीं पता कि वो यहाँ तक कैसे पहुंची है। मैगी ने अपना सिर नीचे किया और धीमी आवाज में बोली, असल में मुझे लाइव बुलेट ट्रेनिंग में फुल मार्क्स मिले थे पर मैं करज ट्रेनिंग क्वालिफाई नहीं कर पाई थी और उसमें मुझे काफी कम मार्क्स मिले थे। मैगी की बात सुनकर रेहान ने बस सहमत होते हुए हल्का सा सिर हिलाते हुए कहा, आईसी, असल में मित्तल परिवार के अंदर किसी की हिम्मत को अगर परखना हो तो दो तरह के टेस्ट सबसे ज्यादा जरूरी होते थे। पहले लाइव बुलेट ट्रेनिंग टेस्ट, जिसमें में बॉडीगार्ड्स पर ट्रेनिंग के दौरान बुलेट चलाई जाती थी ताकि वो देख सके कि बुलेट के सीने पर लगने पर ये लोग डरते हैं और भागते हैं या फिर वही खड़े रहते हैं। और रात के वक्त भी इन लोगों की हिम्मत टेस्ट करने के लिए सिमेट्री क्रेस टेस्ट होता था। इस टेस्ट में जो जैसे क्वालिफाई करता था
उसे वैसे ही रैंक दी जाती थी और उसी के अकॉर्डिंग इन्हें अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूटर रिहान के माँ बाप पहले ही गुजर गए थे। इसीलिए परिवार में उसे कोई खास सपोर्ट करने वाला नहीं था। साफ और सिंपल तरीके से देखा जाए तो रिहान की बातों का परिवार में कोई खास महत्व नहीं रह गया था। और फिर उस वक्त रिहान छोटा भी था कहीं ना कहीं। परिवार में बाकी लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि रिहान की सेफ्टी अच्छे से होती है या नहीं, और इसीलिए मैगी को टेस्ट में बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं मिले थे और इसीलिए उसे रिहान को गार्ड करने के लिए कहा गया था। जिन गार्ड का रिजल्ट बहुत अच्छा था उन्हें रिहान के कजन्स को अलॉट किया गया था ताकि उन लोगों की सेफ्टी ज्यादा अच्छे से हो सके। हालांकि रिहान अपने आप को खुशकिस्मत समझता था कि मैगी करज टेस्ट में कम रैंक लेकर आए, जिससे मित्तल परिवार ने मैगी को रिहान के हिस्से में दे दिया और मैगी जैसी अच्छी बॉडीगार्ड उसे मिल गई। मैगी काफी सालों से रिहान के साथ थी, इसीलिए रिहान इतना तो समझ गया था कि सिर्फ इतनी सी कमजोरी की वजह से मैगी की काबिलियत पर शक करना गलत होगा। मैगी को भले ही भूतों से या अंधेरे से डर लगता हो, पर उसकी बाकी काबिलियत काफी ज्यादा अच्छी थी। वो हर चीज में माहिर थी और बहुत सेंसिबल भी थी। अगर रिहान की नजर से देखा जाए तो रेहान के हाथों गलती से ही सही पर एक खजाना लगा था जिसका नाम मैगी था। रेहान अपनी सोच सच में खोया हुआ था। तभी उसे चुप देखकर मैगी ने थोड़ा डरते हुए और उदास होते हुए कहा, बॉस, या आप मेरी ये कमजोरी जानकर मुझसे नाराज है? मैगी का ये सवाल सुनकर रेहान ने हैरान होते हुए कहा, मैं तुमसे नाराज क्यों होऊंगा, मैं तो खुश हूं। रेहान तो मन ही मन अपने घर वालों को शुक्रिया अदा कह रहा था कि उन लोगों की छोटी सोच की वजह से ही सही रेहान के हाथों मैगी जैसी सुपीरियर और अच्छी बॉडीगार्ड लगी थी। उसके घर वालों ने सिर्फ मैगी की एक कमजोरी देखकर उसे छोटा माना था, जबकि उसकी बाकी ताकत को इन लोगों ने पूरी तरह न कर दिया था। रेहान ने मैगी को फिर से समझाते हुए कहा, ज्यादा सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत खुश हूं कि तुम मेरी बॉडीगार्ड बनकर आए। एक्चुअली खुश नहीं, मुझे कहना चाहिए कि मैं भाग्यशाली हूं कि तुम मेरी बॉडीगार्ड बनी। रिहान ने भाग्यशाली शब्द पर जोर दिया था, जिसे सुनकर मैगी को भी हंसी आ गई। हालांकि मैगी ने तुरंत अपना पुराना अवतार धारण करते हुए रिहान से कहा, थैंक यू सो मच बॉस, मुझ पर विश्वास करने के लिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं जल्द से जल्द अपने इस डर पर काबू पा सकूं। रेहान और मैगी को आपस में बात करते हुए देखकर तानिया ने थोड़ा नाराज होते हुए रेहान से कहा, भैया बस भी करो, कब से मैगी को परेशान कर रहे हो और आप दोनों ये क्या पुरानी बातें लेकर बैठ गए? क्या आपने कभी सोचा है कि मैगी को कैसा महसूस हो रहा होगा? तानिया की बात सुनकर रेहान को रियलाइज हुआ कि वो कब से मैगी के डर वाली बात को खींचे जा रहा है। उसने तुरंत माफी मांगते हुए कहा, सॉरी, हम अब इस बारे में और बातें नहीं करेंगे। रेहान की बात सुनकर तानिया ने रेहान से कहा, अच्छा ठीक है, पर आज हम लोग उतना मजा नहीं कर पाए जितना करना चाहिए था। क्यों ना हम लोग किसी दूसरी जगह पर चले? वैसे भी अभी रात होने में काफी टाइम है। रेहान भी जानता था कि छोटी सी बात के लिए सबका मूड खराब करना सही नहीं होगा, इसीलिए उसने तानिया को सजेशन देते हुए कहा, मुझे पता है आज तक तुमने अपने इस खूबसूरत शहर को आसमान से नहीं देखा है। अगर तुम कहो तो हम लोग हट बलून ट्राई करें। रेहान की बात सुनकर तानिया ने एक्साइट होते हुए कहा, सुनने में काफी अच्छा लग रहा है, चलो हम लोग पहले वही ट्राई करते हैं। मैंने आज से पहले कभी भी शहर को आसमान से नहीं देखा है। तानिया को बच्चों की तरह एक्साइट होता हुआ देखकर रेहान ने हंसते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें आसमान से नीचे जमीन की तरफ देखना इतना पसंद है। अभी हम लोग हॉट बलून ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद जब भी तुम्हारा मन करे तुम मेरी प्राइवेट प्लेन लेकर आराम से इस पूरे शहर को देख सकती हो, चाहे तो मेरा प्राइवेट हेलीकॉप्टर भी यूज कर सकती हो। जैसे ही तानिया ने रेहान की बात सुनी तो उसने हैरान होते हुए पूछा, क्या आपके पास प्राइवेट प्लेन और हेलीकॉप्टर भी है? भैया आप इन सब को रखते कहाँ हो? इन्हें रखने के लिए तो बहुत ज्यादा जगह चाहिए होती है ना। और पायलट, आपके पास पायलट भी है क्या? अच्छा, हवा में उड़ते वक्त बहुत अच्छा लगता है। क्या आपको डर नहीं लगता? मुझे तो लगता है कि बहुत सारे लोगों को एंजाइटी होती है और मुझे लगता है मुझे भी एंजाइटी होगी। आपको क्या लगता है? तानिया एक साथ में बहुत सारे सवाल पूछ गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई 3 साल का बच्चा क्यूरियोसिटी के साथ हवा में उड़ती हुई जहाज को देखकर अपने माँ बाप से सवाल करता है। तानिया की बातें सुनकर रेहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने काफी टाइम बाद परिवार का एहसास किया था। वो खुश था कि उसकी बहन एक्साइटेड है और खुश है, और उसकी खुशी भी इन्हीं सब में थी। तानिया को इतना खुश देखकर रेहान ने हंसते हुए कहा, सबका एक एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, सबकी बॉडी भी अलग अलग होती है। तुम्हारे इतने सारे सवालों के जवाब
तो मेरे पास नहीं है, पर एक बार तुम्हारे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम पूरे हो जाएं, उसके बाद मैं तुम्हें एक ट्रेवल करवाऊंगी। तुम चाहे तो पूरा इंडिया एरोप्लेन से घूम सकती हो। बिजनेस क्लास चार्टर प्लेन में घूमने का मजा ही अलग होता है। घूमने की बात सुनकर तानिया बहुत खुश हो गई। भैया, सच में आप मुझे घुमाने लेकर जाएंगे? मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी अपने ऋषिकेश वाले घर से भी बाहर निकल पाऊंगी। स्कूल तक जाना भी मुझे बहुत बड़ी बात लगती थी, और पूरा इंडिया घूमना तो सच में बहुत मजा आएगा। रेहान जो बातें बहुत आसानी से कह रहा था, वो सब बातें तानिया के लिए किसी सपने से कम नहीं थी, क्योंकि आज तक उसने बहुत और डिनरी लाइफ जी थी, और उसमें छोटे छोटे सपने देखना भी बहुत बड़ी बात होती थी। ऐसे में इंडिया घूमना या वर्ल्ड टूर करना तो तानिया ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। पहले शायद तानिया के पास अपने सपने पूरे करने के लिए पैसे नहीं थे, पर अब उसके पास वक्त नहीं था। रिहान उसे पूरी दुनिया घुमाना तो चाहता था, पर कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम पूरे होने के बाद तानिया को जल्द से जल्द अपने 12th के एग्जाम देकर अपनी कॉलेज ज्वाइन करनी थी और पढ़ लिख कर कुछ बनना था। वो सिर्फ अपने भाई के पैसों पर नहीं जीना चाहती थी, उसे अपने सपने पूरे करने थे जो बचपन से उसने अपने लिए देखे थे। रेहान ने बहुत एक्साइटेड होते हुए तानिया से कहा, तो चलो चलते हैं हॉट एयर बलून में और देखते हैं उस शहर को जहां तुम पिछले 10 सालों से रह रही हो। इतना कहकर ये सभी लोग हॉट एयर बलून की तरफ चले गए। अम्यूजमेंट पार्क में अभी भी बहुत सारी चीजें थी जिसे ये लोग ट्राई करना चाहते थे। धीरे धीरे पूरा दिन लगाकर इन्होंने हर चीज को एंजॉय किया, और रात को फायरवर्क पार्टी के पूरा होने के बाद ही ये लोग अपने घर आए। अपने विल में आने के बाद ये लोग आज काफी ज्यादा थक चुके थे। पूरा दिन इन्होंने बहुत कुछ किया था। इस विल में तानिया को काफी ज्यादा सुकून मिल रहा था, क्योंकि पहले वाला घर उसके लिए किसी जेल से कम नहीं था। भले ही वो 10 साल तक बाहर रही थी, पर वहां से जाने के लिए उसे एक सेकंड भी नहीं सोचना पड़ा, और पुराने घर को याद करने जैसा उसके पास कुछ नहीं था। भले ही ये विलर भी टेम्पररी था, और तानिया को जल्दी ही रिहान के साथ उसके आइलैंड पर बने घर में जाना था, पर फिर भी अपने भाई को ढूंढने के बाद और उससे दुनिया भर का सारा प्यार पाने के बाद तानिया को ये विल भी घर लग रहा था। कम से कम तानिया को इस विल में रहकर किसी मेहमान या बाहरी इंसान होने की फीलिंग नहीं आ रही थी। भले ही रिहान से मिले उसे कुछ दिन ही हुए थे और उसकी सच्चाई जाने उसे 1 दिन हुआ था, पर फिर भी उसे रिहान अपना सा लगता था। और जिस घर में वो पिछले 10 सालों से रह रही थी, वो अभी भी उसे पराया लगता था। उसे अपनी माँ भी सगी नहीं लगती थी। अगले दिन तानिया रिहान की गाड़ी में अपने स्कूल चली गई। रेहान अभी तक अपने विलर में सोफा पर लेटा हुआ था और किसी गहरी सोच में खोया हुआ था। उसे एहसास हुआ कि उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं है, और तानिया भी आज स्कूल जा चुकी है और पूरे दिन वही रहेगी। इस शहर में उसका कोई बिजनेस नहीं था, इसीलिए उसे कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं थी। तानिया सुबह सुबह ही स्कूल चली गई थी, और रेहान के पास करने के लिए अभी कुछ नहीं था। उसका सारा काम उसके रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड पर स्मूथली चल रहा था, इसलिए रिहान को किसी भी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। पर तानिया का जब तक कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम चलना था, तब तक उसे यही रहना था, और बिना काम के रिहान बहुत ज्यादा बोर हो रहा था। रेहान बार बार अपनी जगह पर बैठ रहा था और खड़ा हो रहा था, फिर 2 चक्कर लगाता, फिर जाकर बैठ जाता। रेहान को इस तरह परेशान होता हुआ देखकर मैगी रेहान के पास आए और थोड़ा परेशान होते हुए बोली, सर आप ठीक है ना? मुझे आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मैगी का सवाल सुनकर रिहान ने बो होते हुए कहा, मेरे पास करने के लिए यहाँ कोई काम नहीं है, और खाली बैठे बैठे मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। रेहान की बात सुनकर मैगी ने तुरंत सजेशन देते हुए कहा, सर आप बाहर घूमने के लिए क्यों नहीं जाते? मैगी की बात सुनकर रिहान ने उदास होते हुए कहा, बाहर घूमने जैसा कुछ भी नहीं है, चारों तरफ सिर्फ पेड़ पौधे हैं, उन्हें देखकर मुझे क्या मिलेगा? रेहान की बात सुनकर मैगी ने फिर से सजेशन देते हुए कहा, ठीक है तो आप थोड़ी देर गेम क्यों नहीं खेल लेते? मैगी की ये बात सुनकर रिहान ने तुरंत मना करते हुए कहा, बहुत बोरिंग है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा। मैगी के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, इसीलिए वो चुप हो गई, और रिहान ने पास में रखा हुआ टीवी का रिमोट उठाकर टीवी शुरू कर दिया। गलती से उसके हाथ से चैनल चेंज हो गया, और अचानक ही एक फूड चैनल लग गया। टीवी पर आई हुई डिलीशियस डिशेस को देखकर रिहान का मन ललचा लगा। अचानक ही उसके दिमाग में कुछ आया और वो सीरियस होकर अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसे अचानक से सीरियस देखकर मैगी ने परेशान होते हुए कहा, सर क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मैगी का सवाल सुन रिहान ने परेशान होते हुए कहा, नहीं, एक प्रॉब्लम है। तानिया दोपहर में घर नहीं आती है,
और जरूर वो इस वक्त स्कूल के कैंटीन में या फिर रोड साइड फूड को खा रही होगी। मैगी को रेहान की बात समझ नहीं आई और वो सवालिया लहजे में रेहान को देखने लगी। रेहान समझ गया था, इसीलिए उसने अपनी बात को सिंपल करते हुए कहा, तानिया के जल्दी ही कॉलेज एंट्रांसेस, ऐसे में अगर वो बाहर का खाना खाएगी तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं कैसा भाई हूँ उसका थोड़ा सा भी ख्याल नहीं रख सकता। इतना कहकर रिहान अचानक ही खुद को ब्लेम करने लगा मैगी को। अभी भी रिहान की बात समझ नहीं आ रही थी कि इतनी सी बात के लिए रिहान खुद को ब्लेम क्यों कर रहा है। मैगी ने रिहान से कहा, बॉस आप परेशान मत होइए, मैं अभी किसी अच्छे 5 स्टार होटल से कांटेक्ट करती हूँ, वो तुरंत हमारे स्टैंडर्ड का खाना बनाकर तानिया के लिए भिजवा देंगे। मैगी की बात सुनकर रिहान ने तुरंत उसे मना करते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, अपनी बहन के लिए मैं खुद खाना बनाऊंगा। रेहान को फाइनली इस बोरिंग लाइफ से निकलने का मौका मिल गया था। वो अब कुछ कर सकता था ताकि उसका टाइम पास हो सके और साथ ही साथ वो अपनी बहन के लिए कुछ अच्छा और न्यूट्रिशन रिच खाना भी बना सकता था। वो बात अलग थी कि रिहान को मुश्किल से ही खाना बनाना आता था और वो बहुत कम कुकिंग करता था। जब पास्ट में उसे घर से निकाला गया था तो उस दौरान वो आधा कच्चा पक्का खाना बनाया करता था। हालांकि धीरे धीरे उसे थोड़ा बहुत धन का खाना ना बनाना आ गया था, जिसका इस्तेमाल अब वो कई सालों बाद करने वाला था। रेहान जल्दी ही खड़ा हुआ और आसपास रखा हुआ सामान देखने लगा। कल उन्होंने बहुत शॉपिंग की थी, इसीलिए घर पर रॉ मटेरियल काफी पड़ा हुआ था। उसने जल्दी जल्दी गाजर का हलवा और बड़ा पाव बनाकर तैयार कर दिया। वैसे तो ये सब चीजें बाजार में भी मिल सकती थी, पर रिहान खुद अपने हाथों से बनाना चाहता था। मैगी सामान पकड़ने में रिहान की मदद कर रही थी, पर इससे ज्यादा कोई भी मदद रिहान उसे करने नहीं दे रहा था। अभी तक दोपहर हो चुकी थी और जल्दी ही खाना बनकर तैयार हो गया। रेहान अपनी मेहनत को लंच बॉक्स में पैक करके जल्दी ही गाड़ी में बैठा और तानिया के स्कूल की तरफ निकल गया। जहां एक तरफ रिहान अपनी बहन से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड था, तो वही दूसरी तरफ आज सुबह से तानिया के साथ स्कूल में कुछ अलग ही हो रहा था। स्कूल में जैसे ही तानिया की सुपर लग्जरी गाड़ी स्कूल गेट के अंदर एंटर हुई तो सब लोग इस गाड़ी को देखने लगे। आज से पहले किसी भी स्टूडेंट और टीचर ने इतनी महंगी गाड़ी अपने स्कूल में नहीं देखी थी, तो सभी लोग काफी क्यूरियस और हैरान थे। हालांकि इन लोगों की हैरानी और ज्यादा तब बढ़ गई जब उस सुपर लग्जरी गाड़ी में से कोई और नहीं बल्कि तानिया बाहर निकली। स्कूल में सभी को पता था कि तानिया का बैकग्राउंड बहुत नॉर्मल है और उसकी फैमिली का स्टेटस भी बहुत नॉर्मल है। हमेशा टूटी हुई सी साइकिल पर स्कूल आने वाली तानिया आज लग्जरी यानी कि सुपर लग्जरी गाड़ी में बैठकर आई थी, जिससे आसपास के सभी टीचर और बच्चे हैरान हो गए थे। हैरानी का एक और कारण ये भी था कि स्कूल में सबसे ज्यादा महंगी गाड़ी अभिषेक के पापा के पास थी, जिससे कुछ दिन पहले रिहान की बहस हुई थी और वो गाड़ी अपने आप में सबसे ज्यादा महंगी थी, पर आज उससे भी 10 से 20 गुना ज्यादा महंगी गाड़ी देखकर स्कूल के सभी बच्चे हैरान थे। बेचारी तानिया को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं। उसके लिए तो काके गेट से बाहर निकल पाना भी मुश्किल हो रहा था। तानिया हमेशा की तरह आज भी ऑटो या बस लेकर ही स्कूल आना चाहती थी, पर रिहान ने मना कर दिया। रिहान चाहता था कि उसकी बहन अब किसी अमीर प्रिंसेस की तरह स्कूल में जाए, जिसके पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छे कपड़े हो और महंगे से महंगा सारा सामान हो। वो चाहता था कि कोई भी उसकी बहन को नजर उठाने से पहले 1000 बार सोचे। रेहान की वजह से तानिया को ना चाहते हुए भी इतनी बड़ी और महंगी गाड़ी में स्कूल में आना पड़ा। सिर्फ इतना ही नहीं, इस वक्त तानिया ने रोजाना की स्कूल ड्रेस के साथ आज कुछ अलग ट्राई किया था। उसके पैरों में आज सिंपल सैंडल नहीं बल्कि स्टकर्स के महंगे ब्रांडेड शूज थे और उसकी पीठ पर हमेशा टंगा रहने वाला पुराना सा स्कूल बैग भी आज बहुत ही महंगा और ब्रांडेड लग रहा था। तानिया कल स्कूल नहीं आई थी, ये तो सबको पता था, पर एक पूरे दिन तक गायब रहने के बाद अचानक वो इतना बड़ा मेकओवर करके आएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। उसका रहन सहन, पहनावा, उसकी चाल डाल सब कुछ बदल चुकी थी और ये बात स्कूल के बच्चों के साथ साथ टीचर्स को भी हैरान कर रही थी। अभी स्कूल का टाइम शुरू ही हुआ था, इसीलिए तानिया की बेस्ट फ्रेंड गोलू उसे गेट पर ही मिल गई थी और जैसे ही तानिया गाड़ी से बाहर निकली तो गोलू ने हैरान होते हुए तानिया से कहा, तानिया ये तुम किसकी गाड़ी में आए हो और कल तुम पूरे दिन कहाँ गायब थी। तानिया कुछ कह पाती उससे पहले ही उसकी लक्ष्य गाड़ी, जूते और महंगे स्कूल बैग को देखकर बोलू तो एकदम दंग रह गई थी, क्योंकि उसने आज से पहले तानिया को ऐसा कभी नहीं देखा था। तभी उसके दिमाग में कोई बात क्लिक हुई और उसने तुरंत तानिया से पूछा, तानिया कहीं इसका मतलब सोसाइटी में सब लोग जो बातें कर रहे हैं वो सच तो नहीं?
है क्या तुम सच में किसी बहुत बड़े परिवार की बेटी हो तानिया और गोलू एक ही सोसाइटी में रहते थे। हालांकि कल जो कुछ भी हुआ था उस वक्त गोलू सोसाइटी में मौजूद नहीं थी, पर उसने आसपास में और पड़ोसियों से इस बारे में सुना था और उसी के बेसिस पर वो तानिया से सवाल कर रही थी। रात को घर आने पर गोलू के माँ बाप ने भी उसे बताया था कि तानिया का कोई भाई आया और उसे अपने साथ लेकर वहां से चला गया और वो बहुत बड़े परिवार का है। गोलू ने जब अपने घर से ये सारी बातें सुनी तो शुरू में उसे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, पर आज तानिया को अपनी आंखों से इस लक्ष्य गाड़ी में आता हुआ देखकर उसे अब अपने माँ बाप की कही हुई बातों पर विश्वास होने लगा था। तानिया और गोलू बचपन से ही एक साथ पले बड़े थे और पिछले 10 सालों से तो गहरे दोस्त थे, पर किसने सोचा था कि हमेशा गरीबों में जीने वाली तानिया अचानक से इतनी अमीर हो जाएगी और स्कूल में भी लग्जरी गाड़ियों से आएगी। जहां एक तरफ हैरान थी तो वहीं दूसरी तरफ तानिया अपनी बेस्ट फ्रेंड को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। पिछले कुछ दिनों में तानिया के साथ बहुत कुछ हो गया था, इसीलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब बातें अपनी बेस्ट फ्रेंड को कैसे बताएं। तानिया आगे कुछ कहती उससे पहले ही गोलू ने बहुत एक्साइटेड होते हुए कहा, तुम्हारे भाई की गाड़ी तो बहुत ज्यादा अच्छी है, क्या तुम सच में अब अमीर बन गई हो और बाकी अमीर लड़कियों की तरह ही तुम भी अब बड़े घर में रहोगी। तानिया जो लग्जरी गाड़ी में अभी अभी आई थी वो गाड़ी अभी भी स्कूल गेट के पास ही पार्क थी और अभी भी आसपास खड़े बच्चे और टीचर्स उसी की बातें कर रहे थे। तानिया को इस वक्त काफी ज्यादा शर्म महसूस हो रही थी क्योंकि उसके स्कूल के सभी बच्चे फिलहाल उसे ही देख रहे थे। तानिया ने धीरे से गोलू से कहा, प्लीज अभी इन सब के बारे में बात मत करो, पहले क्लास में चलते हैं, हमें लेट हो रहा है। गोलू से अपनी बात कहकर तानिया ने अपने पीछे खड़े हुए बॉडीगार्ड से कहा, मैं अभी क्लास में जा रही हूँ, आप लोग वापस जा सकते हैं। तानिया की बात सुनकर वहां आए हुए टाइगर सिक्योरिटी गार्ड ने बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ कहा, मैडम रिहान सर ने हमसे कहा था कि हम लोग स्कूल के बाहर ही वेट करें, हम लोग बाहर ही खड़े हैं, अगर आपको कोई भी काम हो तो आप हमें तुरंत कांटेक्ट कर लीजिएगा। इन लोगों की बात सुनकर तानिया ने तुरंत उन्हें मना करते हुए कहा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है स्कूल में, मुझे आप लोगों की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली, आप लोग वापस विलर चले जाए। इतना कहकर तानिया गोलू का हाथ खींचकर उसे स्कूल में ले गई। वहीं दूसरी तरफ टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स अभी भी स्कूल के बाहर ही खड़े थे क्योंकि रिहान ने उन्हें ऑर्डर दिया था कि वो लोग हर तानिया के साथ रहें और उसका ख्याल रखें। ये लोग तानिया की बात को काटना नहीं चाहते थे, पर रिहान अभी भी इनका सुपीरियर था और उसकी बात को ये लोग ज्यादा तवज्जो दे रहे थे। स्कूल में तानिया और गोलू अपनी क्लास की तरफ चली गई थी, पर स्कूल के बाकी बच्चे अभी भी अपनी ही जगह पर खड़े थे और आपस में बात कर रहे थे। बाहर खड़े हुए टाइगर सिक्योरिटी गार्ड को देखकर इन लोगों को डर भी लग रहा था और उनकी क्यूरियोसिटी भी बढ़ रही थी। ये लोग आपस में बात करते हुए बोले, अभी अभी यहाँ से जो गई वो तनिया ही थी ना? अरे हाँ, वो हमारी रोज वाली तानिया ही थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है जैसे तानिया की कोई जुड़वा बहन यहाँ आ गई हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे स्कूल के पूरे कैंपस में तानिया सबसे ज्यादा खूबसूरत है और उसे पहचानने में मुझसे बिल्कुल गलती नहीं हो सकती। तानिया का परिवार तो बहुत गरीब था ना, रातों रात उनके घर में क्या कुबेर का खजाना निकल आया। अरे तूने इसके बारे में अफवाह नहीं सुनी क्या? तानिया बड़े घर की बेटी है और यही उसकी असली पहचान है। ऐसा कहा जा रहा है कि 10 साल पहले तक तानिया अपने असली पिता से दूर हो गई थी और अब जाकर उसके परिवार वालों ने उसे ढूंढा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई मूवी देख रहा हूँ जिसमें रातों रात कोई एकदम गरीब लड़की सुपर अमीर बन गई हो। मानना पड़ेगा, खूबसूरती के साथ साथ तानिया की किस्मत पैसे और पावर के मामले में भी काफी अच्छी निकली। क्लास में आने के बाद भी हर कोई तानिया के बारे में ही बातें कर रहा था। तानिया इन सबको जवाब नहीं दे सकती थी, इसलिए चुपचाप अपनी किताब खोलकर पढ़ने लगी। इन लोगों की पहली क्लास मॉर्निंग की सेल्फ स्टडी क्लास होती है, इसलिए क्लास में कोई भी टीचर नहीं था और इस वजह से बच्चे पढ़ाई की बजाय तानिया की बातें ज्यादा कर रहे थे। तानिया को ब्रांडेड कपड़ों और जूतों में देखकर क्लास की बाकी सारी लड़कियां काफी जलन महसूस कर रही थी और उनकी ये जलन तब और ज्यादा बढ़ गई जब क्लास के सभी लड़के बिना पलक झपकाए लगातार तानिया को ही देख रहे थे। वही इन सबसे अलग गोलू की एक्साइटमेंट छुपाए नहीं छुप रही थी। उसे अभी तक कुछ भी नहीं पता था और वो सबसे पहले ये सब बातें जानना चाहती थी। तानिया की अचानक से 180 डिग्री बदली हुई ये आइडेंटिटी उसे बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी। जैसे ही क्लास टीचर पेट्रोलिंग करके वापस गई तो गोलू ने तुरंत तानिया के कान के पास जाकर उससे पूछा, तानिया जल्दी से बताओ कि ये सब क्या चल रहा है? मैं और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकती गोलू को इतना
एक्साइटमेंट में देखकर तानिया ने कल जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ धीरे धीरे गोलू को बता दिया, और साथ ही साथ रिहान और उसके परिवार के बारे में भी गोलू को सब कुछ बताया। वही दूसरी तरफ गोलू ने जब सुना कि रिहान तानिया का भाई है तो वो एकदम से शॉक में चली गई। उसका मुंह आधा खुला रह गया और आंखें हैरानी से फैल गई। ये तुम क्या कह रही हो रिहान, तुम्हारा भाई हो सकता है? वो तो यहाँ पर दूसरे स्टेट से आया हुआ वर्कर है ना, वो तुम्हारा भाई कब बन गया? गोलू को तानिया की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। गोलू को इतना ज्यादा हैरान देखकर तानिया ने उसे समझाते हुए कहा, असल में जब मुझे पहली बार ये बात पता चली थी तो मैं भी तुम्हारी तरह बहुत ज्यादा हैरान हुई थी, पर रिहान ही मेरा भाई है। तानिया की बात सुनकर गोलू ने शक करते हुए कहा, पर वो किसी बड़े घराने के बेटे जैसा लगता ही नहीं है। उसके कपड़े कितने गंदे थे और वो तो किसी मजदूर की तरह लग रहा था। गोलू की बातें सुनकर तानिया को थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने नाराज होते हुए कहा, तुम दूसरों को उसके पहनावे से जज करना कब बंद करोगी? तानिया को नाराज होता हुआ देखकर गोलू ने अपने होठों को हल्का काटे हुए कहा, ठीक है तुम कह रही हो तो मैं मान जाती हूँ, पर मुझे डर है कि कहीं वो रिहान तुम्हारे भोलेपन का फायदा ना उठा रहा हो। गोलू को तो कोई परवाह नहीं थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे रेहान कोई अमीर आदमी नहीं है बल्कि कोई इन्फ्लुएंस है जो तानिया का फायदा उठाना चाहता है। गोलू की बात सुनकर तानिया ने बहुत ही सिंपल तरीके से कहा, मैं कोई बहुत बड़ी इंसान नहीं हूँ, एक सिंपल सी लड़की हूँ, भला कोई मेरा क्या ही फायदा उठाएगा? वैसे भी मेरे और रिहान भैया के जेनेटिक रेक्ट एक जैसे हैं और ये रिकॉर्ड गलत नहीं हो सकते हैं। और तुम भी तो मेरे साथ गई थी ना, वहां पर तुम कैसे भूल सकती हो? तानिया की बात सुनकर गोलू को याद आया कि वो सच में तानिया के साथ उस दिन जेनेटिक टेस्ट करवाने के लिए गई थी। हालांकि उस दिन की बात करके तानिया का चेहरा थोड़ा सा उदास हो गया था। ये देखकर गोलू ने तुरंत बात बदलते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया था, चलो हम कुछ और बात करते हैं। गोलू की बात सुनकर तानिया थोड़ी सी शांत हो गई थी। तभी उसके फोन पर कॉल आया। हाई स्कूल में होने की वजह से बच्चों को फोन अलाउड कर दिया गया था। जब तक इनकी वजह से बाकी बच्चों को डिस्टर्ब ना हो तब तक टीचर्स इन्हें फोन यूज करने देते थे। जैसे ही तानिया ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से रिहान ने एक्साइटेड होते हुए कहा, क्या तुम्हारी क्लास खत्म हो गई है? अगर हो गई है तो जल्दी से स्कूल गेट के पास आ जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। रेहान की बात सुनकर तानिया ने परेशान होते हुए कहा, क्या बात है भैया, सब कुछ ठीक तो है ना? आप अचानक से स्कूल गेट के पास क्या कर रहे हैं? तानिया को चिंता करता हुआ देखकर रिहान ने हंसते हुए कहा, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज लेकर आया हूँ, जल्दी से मुझे गेट के पास मिलो। सरप्राइज नाम सुनकर तानिया ने थोड़ा रिलैक्स होते हुए बट क्यूरियस होते हुए पूछा, सरप्राइज? कैसा सरप्राइज भैया, और अचानक आपको सरप्राइज क्यों देना है? तानिया के इतने सारे सवाल सुनकर रिहान ने हंसते हुए कहा, वही बताने के लिए तो स्कूल तक आया हूँ, जल्दी से गेट के पास आ जाओ, मैं कुछ भी फोन पर नहीं बताने वाला हूँ, बाय। इतना कहकर बिना तानिया की बात सुने रिहान ने फोन रख दिया। गोलू जो रिहान की बात सुन रही थी उसने तानिया से पूछा, क्या हुआ, तुम्हारा भाई आया है क्या? क्या बोल रहा था? गोलू का सवाल सुनकर तानिया ने अपनी जगह से खड़े होते हुए बाहर की तरफ चलते हुए कहा, भैया ने मुझे स्कूल गेट के पास बुलाया है। तानिया की बात सुनकर गोलू जल्दी से खड़ी होती हुई बोली, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो? तो तानिया को कोई दिक्कत नहीं थी अगर गोलू उसके साथ आए, तो इसलिए उसने हल की मुस्कान दे दी और दोनों जल्दी से चलकर स्कूल गेट के पास आई, जहां रिहान बेसब्र से उनका इंतजार कर रहा था और उसके हाथ में एक बैग था। अपने भाई को देखकर जहां एक तरफ तानिया काफी खुश हो गई थी तो वही दूसरी तरफ एक बार फिर से रिहान को देखकर गोलू काफी ज्यादा हैरान थी। गोलू ने अपने मन में सोचा कि क्या सच में ये एक अमीर आदमी है, और अगर है तो फिर उस दिन गरीब बनने का नाटक क्यों कर रहा था? गोलू अपनी सोच में खोई हुई थी। तभी तानिया ने रिहान से कहा, भैया आप इस बैग में क्या लेकर आए हैं? मुझे तो नहीं याद कि मैं अपनी कोई भी बुक घर पर छोड़कर आई थी। तानिया की बात सुनकर रिहान ने हंसते हुए अपने हाथ में पकड़ा हुआ बैग तानिया को देते हुए कहा, मेरी छोटी बहन, कभी किताबों और पढ़ाई के अलावा भी कुछ सोच लिया करो। मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आया हूँ और मैंने ये खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया है। जल्दी जल्दी पूरा लंच खत्म करो और हाँ, थोड़ा अच्छे से खाया करो। कितनी पतली हो गई हो। रेहान के हाथ में इतना बड़ा लंच बॉक्स देखकर तानिया समझ गई थी कि रिहान बहुत सारा खाना लेकर आया है। इतने सालों में पहली बार कोई उसके लिए खाना लेकर आया था या उसकी परवाह कर रहा था। ये देखकर तानिया काफी ज्यादा इमोशन हो गई थी। आज पहली बार उसे फैमिली शब्द का मतलब समझ आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था
जैसे वो इस दुनिया में बेकार नहीं है। इस दुनिया में कई लोग हैं जो उसकी परवाह करते हैं। उसका भाई है जो उसे बहुत प्यार करता है। तानिया जल्दी ही इमोशन हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो जल्दी से जाकर रिहान के गले लग गई और रोते हुए वो बोली, भैया क्या आप सच में मेरे लिए इतनी दोपहर में ये खाना लेकर आए हैं? तानिया को गले लगता हुआ देखकर रिहान ने भी उसे गले लगा लिया और हंसते हुए बोला, ऑफ कोर्स मैं ये लंच बॉक्स तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा पढ़ाई करती हो और ठीक से खाना भी नहीं खाती हो, इसीलिए देसी घी के आलू के पराठे भी तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुम्हें पसंद है ना? रेहान की बात सुनकर तानिया ने गले लगे ही हमें अपनी गर्दन हिला दी। रेहान ने तानिया को छेड़ते हुए कहा, वैसे तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही पतली हो? तुम्हें गोलू की तरह होना चाहिए। नहीं, इतना कहकर रिहान हंसने लगा। गोलू ने जैसे ही अपना नाम सुना तो वो गुस्से से रिहान को घूरने लगी। वहीं तानिया को भी रिहान की बात अच्छी नहीं लगी और उसने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, आप मेरे पतले होने की वजह से मुझे चिढ़ा रहे हैं? भैया जाई, मैं आपसे बात नहीं करती। इतना कहकर तानिया झूठ मूठ का नाराज होने का नाटक करने लगी। रेहान जानता था कि तानिया सिर्फ ड्रामा कर रही है। तभी तानिया ने फ्लो में रिहान से कहा, आप इतने सारे पराठे और गाजर का हलवा क्यों लेकर आए हैं? क्या आप मुझे मोटी बनाना चाहते हैं? जैसे ही तानिया के बगल में खड़ी गोलू ने सुना कि दोनों बहन भाई अपने ही मजाक में उसे बीच में घसीट रहे हैं तो गोलू ये बात सहन नहीं कर पाए और नाराज होते हुए तानिया से बोली है, तानिया तुम्हें जो मजाक करना है करो, पर मेरे मोटापे के बारे में कुछ मत बोलो। जैसे ही तानिया को एहसास हुआ कि उसने अभी गोलू का मजाक बना दिया तो उसने तुरंत माफी मांगते हुए कहा, नहीं, तुम गलत समझ रही हो, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। इन दोनों दोस्तों को आपस में बात करता हुआ देखकर रिहान ने हंसते हुए कहा, अच्छा ठीक है, बातें बाद में करना, पहले खाना खा लो, ठंडा हो जाएगा। इतना कहकर रेहान जाने लगा। रेहान को जाता हुआ देखकर तानिया ने तुरंत उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा, भैया आप कहाँ जा रहे हो? तानिया का सवाल सुनकर रेहान ने उससे कहा, मैं घर जा रहा हूँ और मुझे बता दो कि रात में डिनर में तुम क्या खाओगी? मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए बना दूंगा। रेहान की बात सुनकर तानिया ने उसे मना करते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है भाई, आप बिना वजह परेशान मत होइए, मैं यहीं से कुछ खाकर आ जाऊंगी वरना स्ट्रीट फूड खा लूंगी। तानिया की बात सुनकर रिहान ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, ये तुम क्या कह रही हो? इसमें परेशानी वाली क्या बात है? कितने सालों बाद मैं तुम्हारे लिए खाना बना रहा हूँ, मुझे प्लीज कुछ करने दो, वैसे भी घर बैठे बैठे मैं बोर हो रहा था। रेहान को जिद करता हुआ देखकर तानिया को आखिर में हार माननी पड़ी। भले ही रिहान और तानिया दोनों बहन भाई थे और तानिया को ये बात पता चल गई थी, पर फिर भी रिहान और तानी दोनों ने ही एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड किया था। इस वजह से इन दोनों की बातों में एक दूरी सी नजर आती थी। तानिया अभी भी बहुत ज्यादा रिहान के साथ घुल मिल नहीं पाई थी और रिहान भी ये बात समझता था, पर वो अभी से अपनी बहन पर कोई जोर नहीं डालना चाहता था। रिहान जानता था कि किसी भी रिश्ते को अपनाने में वक्त लगता है, चाहे फिर वो लवर का हो, बहन भाई का हो या माँ बाप का। रेहान इस बात से ही खुश था कि कम से कम तानिया धीरे धीरे उसे अपना रही थी और उसके पापा का गुस्सा रिहान पर नहीं निकाल रही थी। तानिया और गोलू को स्कूल के अंदर वापस अपनी जगह से खड़ी हुई और जोर जोर से उछलने लगी। उसको इतना ज्यादा खुश देखकर तानिया भी खुश हो गई, क्योंकि बचपन से गोलू ने ही उसका हर बात में साथ दिया था और उन दोनों के ही ज्यादा दोस्त नहीं थे। तानिया खूबसूरत थी और कम बोलना पसंद करती थी, इस वजह से ज्यादातर सभी लड़कियां उससे जलती थी। वहीं दूसरी तरफ गोलू नॉर्मल बैकग्राउंड से थी, पर मोटी होने की वजह से कोई भी उसे भाव नहीं देता था और हर कोई उसकी बेइज्जती करता था। इस वजह से तानिया और गोलू दोनों ने ही एक दूसरे का हाथ थाम लिया और दोनों बचपन से ही अच्छी दोस्त बन गई। तानिया जानती थी कि अगर वो रिहान से रिक्वेस्ट करेगी तो रिहान उसे मना नहीं करेगा। ये सोचकर आज का पूरा दिन उन लोगों ने मन लगाकर पढ़ाई की और उसके बाद गोलू ने जल्दी ही अपने माँ बाप से परमिशन ले ली और तानिया के साथ उसके विल में चली गई एक बार के लिए। तो रिहान काफी ज्यादा हैरान हुआ, पर तानिया के बताने पर उसने भी नॉर्मल रिएक्ट किया और गोलू का स्माइल के साथ वेलकम किया। रेहान का आलीशान वलर देखकर गोलू के पर तो जमीन पर ही नहीं दिख रहे थे। वो घूम घूम कर पूरे घर को देख रही थी और फोटो खींच रही थी। उसे इतना खुश देखकर तानिया भी बहुत ज्यादा खुश हो गई। रेहान को इन दोनों दोस्तों की बातों में नहीं पड़ना था, इसलिए वो किचन में जाकर डिनर की तैयारी करने लगा और तानिया गोलू को लेकर अपने कमरे में आ गई। तानिया ने जैसे ही अपने कमरे को इंट्रोड्यूस किया तो गोलू बहुत ज्यादा खुश हो गई और चिल्लाते हुए तानिया को गले लगाते हुए खुश होते हुए बोली,
क्या तुम इतने बड़े घर में रहती हो? तुम्हारा कमरा तो मेरे पूरे घर से भी ज्यादा बड़ा है। और देखो ये फ्लावर वाज कितना खूबसूरत है। इसके अंदर जो फ्लावर्स है वो लिली है ना, मुझे लिली बहुत पसंद है। और यहाँ की पेंटिंग्स तो एक से बढ़कर एक लग्जरी लग रही है। पहले मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, पर अब मानना पड़ेगा, तुम्हारा भाई सच में बहुत अमीर है और अब तुम्हारी जिंदगी भी बहुत अच्छी होने वाली है। तानिया जितना ज्यादा एक्साइटेड गोलू हो रही थी, उतनी ही ज्यादा एक्साइटेड तानिया भी थी, क्योंकि उसके लिए भी ये सब कुछ बहुत नया था और उसे यहाँ आए हुए 2 दिन ही हुए थे। जल्दी ही डिनर करने के बाद तानिया और गोलू अपने कमरे में आ गई और ढेर सारी बातें करने लगी। बातों ही बातों में ना जाने कहां से तानिया के कॉलेज की बात चली और ये सुनकर गोलू उदास होते हुए बोली, कॉलेज एंट्रांस एग्जाम के बाद तो तुम्हें अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाएगी और तुम ऋषिकेश छोड़कर किसी दूसरी हाई और रिप्यूट कॉलेज में चली जाओगी। उसके बाद मैं किससे इतनी बातें करूंगी? कौन मेरे साथ सोसाइटी के गेट के पास खड़े होकर स्ट्रीट फूड खाएगा? कौन मेरी फालतू बातें सुनेगा? इतना कहते कहते गोलू इमोशन हो गई। गोलू को इमोशन होता देखकर तानिया से रहा नहीं गया और वह भी रोते हुए गोलू को गले लगाते हुए बोली, तुम चिंता मत करो, कॉलेज एंट्रांस एग्जाम में तुम्हारे भी अच्छे मार्क आएंगे और उसके बाद तुम भी मेरे साथ उसी यूनिवर्सिटी में चलना। तानिया की बात सुनकर गोलू तुरंत झटके से उससे अलग हुई और मुंह बनाते हुए बोली, जिस तरह के एग्जाम में मेरे मार्क्स आते हैं, उसके बाद कोई यूनिवर्सिटी तो छोड़ो, आसपास की कॉलेज मुझे एडमिशन दे दे तो बड़ी बात होगी। गोलू की ये बात सुनकर तानिया को हंसी आ गई और दोनों जोर जोर से हंसने लगी। तभी तानिया को कुछ याद आया और उसने अपने सिर पर हल्की टपरी मारते हुए कहा, अरे यार, मुझे पहले याद क्यों नहीं आया? भले ही तुम मच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकती, पर मैं तो तुम्हारे आसपास की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकती हूँ ना, उसके बाद तो हम लोग साथ ही रहेंगे। तानिया की ये बात सुनकर गोलू भी खुश हो गई और उसने एक्साइटेड होते हुए कहा, अरे हाँ, तुम उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकती हो, पर तुम छोटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों लोगी? अगर तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगी तो तुम अच्छी यूनिवर्सिटी में ही चली जाना। सिर्फ मेरी वजह से अपना कैरियर तो खराब मत करो। गोलू की बात सुनकर तानिया ने हंसते हुए कहा, तुम जानती हो ना, मुझे हमेशा से अपने पुराने घर से बाहर निकलना था, उन लोगों से दूर जाना था। इसीलिए मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर स्कॉलरशिप के दम पर बाहर हॉस्टल में पढ़ाई करना चाहती थी, पर अब मुझे पैसे जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं उन लोगों को छोड़कर आ चुकी हूँ और अब भैया के साथ रहती हूँ। अब मुझे पैसों की चिंता नहीं है। और रही बात यूनिवर्सिटी की, तो तुम जानती हो ना, मुझे हमेशा से ही समुद्र से और पानी से बहुत लगाव है। इसीलिए मैं हमेशा से ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहती थी जो समुद्र के बारे में स्टडी करवाता हो। तानिया अपनी बात कही रही थी कि तभी अचानक से रिहान दरवाजा नॉक करके अंदर आ गया और उसने तानिया की समुद्र वाली बात सुन ली। जैसे कि उसने तानिया की ये बात सुनी तो उसने हैरान होते हुए पूछ, क्या तुम सच में समुद्र के बारे में पढ़ाई करना चाहती हो? तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तानिया रेहान का सवाल सुनकर तानिया ने थोड़ा नर्वस होते हुए कहा, सॉरी भैया, वो टाइम ही नहीं मिला कि मैं आपको ये सब कुछ बता पाती, पर अब मैं कॉलेज एंट्रांस में एडमिशन लेना चाहती हूँ जो ओशन के बारे में पढ़ाई करवाए। तानिया की बात सुनकर रिहान ने सवाल करते हुए पूछा, ओशन की भी अलग अलग फील्ड होती है, जैसे कि इकोलॉजी, जियोलॉजी, फिशरी और भी बहुत सारी होती है। तुम्हें कौन सी फील्ड में रिसर्च करना है और आगे पढ़ाई करनी है? रेहान का ये सवाल सुनकर तानिया ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहा, इस बारे में मैंने अभी तक ज्यादा सोचा नहीं है। मुझे नहीं पता कि इनमें से कौन सी अच्छी रहेगी। बस मुझे समुद्र से प्यार है और मैं उसके बारे में और ज्यादा गहराई से जानना चाहती हूँ। तानिया की बात सुनकर रिहान कुछ देर सोचता रहा और उसके बाद उसने तानिया से कहा, तुम्हें कौन से सब्जेक्ट और फील्ड लेनी चाहिए ये बता पाना मेरे लिए भी मुश्किल है, पर मुझे लगता है कि अभी तुम्हें अपने एग्जाम पर फोकस करना चाहिए। वैसे भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का जब तक टाइम आएगा तब तुम इस बारे में अच्छा डिसीजन ले पाओगी। तब तक तुम आराम से सोच लो। तानिया को भी रिहान की बात सही लगी, इसीलिए उसने हमें अपना सिर हिला दिया। अपनी बात कहकर रेहान बाहर आ गया और गैलरी में खड़े होकर कुछ सोचने लगा। रेहान काफी देर तक सोचता रहा। उसे इस तरह चुपचाप और उदास देखकर मैगी से रहा नहीं गया और उसने सवाल करते हुए पूछा, सर क्या बात है, आप इतने ज्यादा चुपचाप क्यों हैं? मैगी का सवाल सुनकर रिहान ने सिंपल अपने खोए हुए अंदाज में कहा, तानिया की यूनिवर्सिटी के बारे में सोच रहा हूँ, उसे ओशन के बारे में ही पढ़ाई करनी है। रेहान की बात सुनकर मैगी ने थोड़ा पजल होते हुए पूछा, तो इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? सर, तानिया मैडम को जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है वो आराम से ले सकती है।
वो पढ़ाई में काफी अच्छी है और उसके बाद आपका सपोर्ट भी तो उनके पास रहेगा ना। मैगी की बात सुनकर रिहान ने हंसते हुए कहा, वो बात नहीं है मैगी, पूरे इंडिया में ऐसी बहुत कम यूनिवर्सिटी है जो ओशन के बारे में पढ़ाई करवाती है। ऐसे में तानिया को उन्हीं में से किसी एक यूनिवर्सिटी को चूज करना होगा। रिहान की बात सुनकर मैं समझ गई थी कि रिहान को किस बात की परेशानी है। उसने हंसते हुए कहा, तो आपको इस बात का डर लग रहा है कि आप तानिया मैडम के साथ ज्यादा टाइम नहीं बिता पाएंगे। इतने सालों के बाद आप उनसे मिले हैं और कॉलेज शुरू होते ही तानिया मैडम फिर से दूर रहने लगेगी और आप उन्हें ज्यादा वक्त नहीं दे पाएंगे। जैसे ही रिहान ने मैगी की बात सुनी तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कह रही हो मैगी, मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई भी तुमसे ज्यादा अच्छे से मुझे समझ सकता है। मुझे डर है कि यह इंडिया के ना जाने किस कोने में अपनी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करेगी और उसके बाद फिर से हॉस्टल की लाइफ जीने लगेगी। मैं रोज रोज उससे मिलने नहीं जा दिया और तुम इतनी ज्यादा खुश कैसे हो रही हो? मैं कौन सी बात भूल गया? मैगी को एहसास हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी, इसलिए उसने तुरंत माफी मांगी और फिर खुद को नॉर्मल करते हुए रिहान से बोली, बॉस आप सबसे ज्यादा हाई जू में रहते हैं और आपको ये भी नहीं पता कि इंडिया में सबसे बड़ा ओशन नेटवर्क तो हाई जू में ही है और हाई जू में इंडिया की सबसे बड़ी और अच्छी ओशन यूनिवर्सिटी है। जैसे ही मैगी ने अपनी बात पूरी की तो रिहान को ध्यान आया कि हाई जू के आसपास चारों तरफ पानी है और उसके आइलैंड पर भी तो सबसेज ज्यादा पानी ही पानी है और हाई जू में पर्पल स्टार अकेडमी से कुछ दूरी पर ही ओशन यूनिवर्सिटी है जो काफी ज्यादा फेमस है। रेहान ने खुश होते हुए मैगी से कहा, यह बात मुझे पहले याद क्यों नहीं आई? अगर तुमने मुझे याद नहीं दिलाया होता तो अपनी बहन को अपने पास रखने के लिए मुझे हाइज में एक बड़ी ओशन यूनिवर्सिटी बनवानी पड़ती। रेहान की यूनिवर्सिटी बनवाने वाली बात सुनकर मैगी ने ना समझी से अपना सिर हिला दिया। उसने अपने मन में सोचा कि उसके सर सच में पैसों को हाथ का मैल समझते हैं, इसीलिए तो हर छोटी चीज के लिए तुरंत अल्टरनेटिव ढूंढ लेते हैं। अपनी बहन को खुश करने के लिए और उसे अपने पास रखने के लिए वो सच में एक यूनिवर्सिटी बनाने के बारे में सोच रहे थे। इससे ज्यादा बड़ी बात और क्या ही हो सकती थी। हालांकि मैगी जानती थी कि जल्दी ही तानिया के कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम शुरू हो जाएंगे और इतने कम टाइम में रिहान चाहकर भी उसके लिए एक कंप्लीट यूनिवर्सिटी तैयार नहीं करवा सकता था। भले ही रिहान के पास कितने भी पैसे क्यों ना हो, पर लेबर और गवर्नमेंट अप्रूवल में भी काफी ज्यादा टाइम लगता है और ये चीजें पैसों से सॉल्व नहीं हो सकती थी। इसे प्रॉपर टाइम देना ज्यादा जरूरी था। शायद इसीलिए कहा जाता है कि पैसों से टाइम नहीं खरीदा जा सकता। रिहान इस वक्त बहुत खुश था और इसीलिए वो सारे काम तुरंत करवाना चाहता था। उसने मैगी को ऑर्डर देते हुए कहा, मैगी तुरंत इमरान से कहो कि वो कल ही हाजिर जाए और ओशन मेजर यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छे से छानबीन करें और मुझे ये भी बताएं कि हाइज में कौन सी यूनिवर्सिटी ज्यादा अच्छी है। अपनी बात कहकर रिहान ने कुछ सोचते हुए एक बार फिर से मैगी से पूछा, वैसे ये ओशन स्टडी के लिए कितनी यूनिवर्सिटी है? रिहान का सवाल सुनकर मैगी ने तुरंत इंटरनेट पर देखकर रिहान को बताते हुए कहा, बॉस टोटल 5 अंडर ग्रेजुएट कॉलेज और 10 स्पेशल कॉलेज है। मैगी की बात सुनकर रिहान ने अपना सिर खुजाते हुए ना समझी से कहा, क्या इसमें अंडर ग्रेजुएट कोर्स अलग से होते हैं? रेहान ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, क्या अंडर ग्रेजुएट कोर्स अलग से होते हैं? रेहान का यह सवाल सुनकर मैगी ने उसे एक्सप्लेन करते हुए कहा, असर बाकी कॉलेज की तरह ही इसमें भी ओशन से रिलेटेड सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया जाता है। हालांकि अगर हमें अंडर ग्रेजुएशन के दौरान किसी स्पेशल तकनीक पर रिसर्च करनी हो तो उसके लिए ग्रेजुएशन के बाद स्पेशल कॉलेज होती है जहां पर और भी गहराई से उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया जाता है और ये एडवांस सब्जेक्ट होती है। मैगी की बात सुनकर रिहान ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा अब समझ आया, ठीक है, स्पेशलाइजेशन के बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं। एक बार इमरान से बात करो और उसे अच्छे से अच्छी अंडर ग्रेजुएट कॉलेज के बारे में रिसर्च करने दो और उससे कहना जल्द से जल्द इस काम पर लग जाए, मुझे जल्दी ही जवाब चाहिए। रेहान का ऑर्डर कर मैगी ने तुरंत ऑर्डर एक्सेप्ट करते हुए कहा, ठीक है सर, मैं अभी इमरान को इस काम पर लगा देती हूँ। अपनी बात कहकर मैगी वहां से चली गई और रिहान बहुत ज्यादा खुश हो गया। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और बेस्ट ओशन कॉलेज के बारे में रिसर्च करने लगा। रेहान जैसे जैसे इंटरनेट पर हाई जू में लोकेटेड ओशन कॉलेज के बारे में पढ़ रहा था वैसे वैसे उसे समझ आ रहा था कि उसे कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं थी। उसकी बहन उसकी आंखों के सामने हाई जू में ही पढ़ाई कर सकती थी और अपना सपना भी पूरा कर सकती थी। हाई जू चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ शहर था और यहाँ का एनवायरनमेंट भी सबसे ज्यादा अच्छा था। यहाँ दूर दूर तक सिर्फ समुद्र और नेचर की झलक थी। यहाँ लोग इकोसिस्टम को अपनाते हुए अपनी जिंदगी जी रहे थे।
शायद इसी वजह से कहीं ना कहीं ये शहर सबसे ज्यादा एडवांस था और साथ ही साथ सबसे ज्यादा खूबसूरत भी। दुनिया से लोग इस शहर में छुट्टियां मनाने आते थे और टूरिज्म के मामले में भी ये जगह बहुत ज्यादा डेवलप थी। रेहान को इस बात की खुशी थी कि हाई जू में एजुकेशन काफी अच्छी थी और इसी वजह से यहाँ रहने वाले लोगों को हर तरह की फैसिलिटी मिल रही थी। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। दूसरी तरफ इमरान को जैसे ही रिहान का ये ऑर्डर मिला तो वो तुरंत इन्वेस्टिगेशन करने में लग गया। इमरान ने डिटेल में एक एक चीज के बारे में पता लगाया था और उसने रिपोर्ट बनाकर जल्दी ही रिहान को भेज दी थी। इमरान ने फोन पर रिहान से कहा, सर मैंने जो रिपोर्ट आपको भेजी है आप उसे देख लीजिए। इन कॉलेज में टीचिंग क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, आपको पढ़ाई के बारे में ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी और साथ ही साथ यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है। तानिया मैडम को स्कूल आने जाने में भी दिक्कत नहीं होगी और ये आपके लिए भी सूटेबल है। रेहान ने इमरान की बात सुनकर सहमत होते हुए अपना सिर हमें हिला दिया। इमरान ने सूटेबल इसीलिए कहा था क्योंकि ओशन कॉलेज और रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड पास पास थे और आराम से रिहान कभी भी वहां आ जा सकता था और तानिया को भी रिहान से अलग हॉस्टल में रहने की जरूरत नहीं थी, वो रोज अप डाउन कर सकती थी। ऐसे में रिहान हमेशा अपनी बहन के साथ रह सकता था और उसका ख्याल भी रख सकता था। रेहान ने इमरान से पूछा, अच्छा इन कॉलेज के अंदर छोटी से छोटी भी कोई दिक्कत नहीं है ना, या किसी चीज की कमी तो नहीं है? रेहान का ये सवाल सुनकर इमरान ने कुछ सोचते हुए कहा, टीचिंग और बाकी चीजों में तो अच्छी है पर यह कॉलेज काफी सालों से यहाँ स्टेबलाइजर है, इस वजह से यहाँ के कुछ हार्डवेयर पुराने हो चुके हैं। इसके अलावा तो कोई खास दिक्कत नहीं लग रही। इमरान की ये बात सुनकर रिहान ने हंसते हुए कहा, इसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम पूरे होते ही तानिया अपनी पसंद से जिस यूनिवर्सिटी को चुनेगी तुरंत उस यूनिवर्सिटी को स्पॉन्सर भी कर लेगी। इससे वहां पर हार्डवेयर फैसिलिटी जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। रिहान की बात सुनकर इमरान ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, ठीक है सर, कॉलेज सिलेक्शन के टाइम मैं ये बात एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवा दूंगा। इमरान की बात सुनकर रिहान ने उसे इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, इमरान सब बातों को अच्छे से देख लेना, मुझे कोई भी कमी नहीं चाहिए और पर्सनली तुम ये मामला हैंडल करोगे। सवाल मेरी बहन की पसंद का है तो मैं बिल्कुल भी कमी नहीं रहने दूंगा। रेहान का ऑर्डर सुनकर इमरान ने तुरंत पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, आप चिंता मत कीजिए सर, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि सब कुछ बिल्कुल सही होगा। इतना कहकर इमरान ने फोन रख दिया। वहीं दूसरी तरफ कुछ दिन और इसी तरह बीत गए। रिहान अभी भी इसी शहर में रह रहा था और शुरू से लेकर अब तक उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था। वो हर दिन अपना टाइम पास करने के लिए या तो तानिया के लिए कुकिंग करता या फिर कंप्यूटर में गेम खेलता। कभी कभार अगर तानिया पढ़ाई से फ्री हो जाती तो रिहान उसके साथ टाइम स्पेंड करता और उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करता। पिछले कुछ दिनों में तानिया और रिहान की बॉन्डिंग पहले से अच्छी हो गई थी और दोनों एक दूसरे को ज्यादा अच्छे से समझने लगे थे। रिहान रोज अपनी बहन के लिए खाना बनाकर स्कूल लेकर जाता था, जिसकी वजह से धीरे धीरे तानिया की डाइट अच्छी हो रही थी और वो पहले जितनी कमजोर भी नहीं दिखती थी। शायद पिछले कुछ टाइम में उसने 5 किलो वजन बढ़ा लिया था। खुद को धीरे धीरे मोटा होता हुआ देखकर तानिया ने रिहान को डाक हुए कहा, भैया अब आप और ज्यादा हैवी खाना नहीं बनाएंगे, मेरे लिए 1 महीने में मैं इतनी ज्यादा बड़ी हो गई हूँ और कितनी मोटी भी अगर अगले 2-3 महीने आप मुझे इसी तरह खिलाते रहे तो मैं और गोलू बराबर दिखेंगे। तानिया को अपने बढ़ते हुए वजन से डर लग रहा था और वजन बना शायद कहीं ना कहीं 1718 साल की उम्र की लड़कियों के लिए ज्यादा चिंता वाली बात होती थी। वो अपने लुक्स को लेकर काफी ज्यादा पजेसिव रहती थी। तानिया भले ही रेहान को डांट रही थी पर रेहान को तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसने हंसते हुए कहा, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो, और मोटे होने में कोई दिक्कत नहीं है, मोटे लोग हेल्दी होते हैं। रेहान की बात सुनकर तानिया ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, इतना हेल्दी होना भी अच्छा नहीं होता कि कहीं मैं गोलू की तरह ना दिखने लगूं। तानिया की बात सुनकर रेहान को हंसी आ गई और वो मुंह दबाकर हंसने लगा और हंसते हुए तानिया से बोला, अच्छा ठीक है, चिंता मत करो, वैसे भी अक्सर लोग ज्यादा खाकर मोटे या पतले नहीं होते हैं। ये सब चीजें उनके जेनेटिक स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करती है और साथ ही साथ उनके डाइजेशन सिस्टम पर भी। और हमारे तो पूरे खानदान में कभी कोई ज्यादा मोटा हुआ ही नहीं, तो हमें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे देखो मैं कितना पतला हूँ। अपने भाई की बात सुनकर तानिया ने मुंह बनाते हुए कहा, वो सब कुछ मुझे नहीं पता भाई, मैंने कह दिया ना, आज के बाद आप मेरे लिए एग मीट या कुछ और बिल्कुल नहीं बनाएंगे। वैसे भी मैं ये सब खाकर पक गई हूँ। खाने की बात सुनकर रिहान ने कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अब से मैं तुम्हारे लिए वेजिटेबल सैलेड ज्यादा बनाया करूंगा।
उससे तुम्हारा वजन भी नहीं बढ़ेगा। रेहान की बात सुनकर तानिया खुश हो गई। कुछ दिन और इसी तरह बीत गए। अब रेहान दोपहर में स्कूल नहीं जाया करता था, बल्कि तानिया घर आ जाया करती थी और यहीं पर रेहान के साथ लंच करके थोड़ी देर आराम भी कर लेती थी। वैसे तो स्कूल में भी आफ्टरनून ब्रेक होता था, पर वहां पर आराम नहीं किया जा सकता था, इसलिए रेहान तानिया को जबरदस्ती घर बुला लेता था। हर दिन की तरह आज भी तानिया लंच ब्रेक के टाइम घर आ गई थी और घर आते ही उसने रेहान का बनाया हुआ लंच खा लिया था। उसके खाना खाते ही रेहान ने तानिया से कहा, ठीक है, अब थोड़ी देर इस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए एक्सरसाइज कर लो और उसके बाद अपने कमरे में जाकर आराम करो। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम कमरे में सोने के बजाय अपना फोन चला रही हो या किताबें लेकर बैठी हो। जैसे ही तानिया ने रेहान की बात सुनी तो हल्के से अपनी जीभ बाहर निकाल ली, क्योंकि वो जानती थी कि उसका भाई किसी टीचर से ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तानिया ने झूठ मूठ का नाराज होते हुए कहा, भाई आपको पता है आप मेरी मैथ्स टीचर से भी ज्यादा सख्त हो, वो भी हर छोटी बात पर मुझे इंस्ट्रक्शन देती रहती है। तानिया की बात सुनकर रेहान ने हंसते हुए कहा, जानता हूं, पर तुम्हारे टीचर सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई के लिए तुम पर शक्ति करते हैं, पर मैं तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखता हूं और भाई भाई होता है। इतना कहकर रेहान ने तानिया के सिर पर प्यार से हाथ रख दिया। अपना लंच करके तानिया आराम करने के लिए अपने कमरे की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसे कुछ याद आया और उसने पीछे मुड़कर रेहान से कहा, भैया अगले हफ्ते हमारे स्कूल में फेबल पार्टी होने वाली है और सबको अपने परिवार वालों को साथ लेकर आना है, तो आप मेरे साथ वहां चलिए। तानिया की बात सुनकर रेहान ने खुश होते हुए कहा, ऐसी बात है तो मैं जरूर आऊंगा। वैसे भी यहाँ मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, कम से कम एक दिन तो मैं आराम से मस्ती करूंगा। अपनी बात कहकर रेहान को याद आया कि उसने आज से पहले कभी भी स्कूल में होने वाली फेयरवेल पार्टी में पार्टिसिपेट नहीं किया था और ना ही कभी उसे अटेंड किया था, इसीलिए उसे ज्यादा कुछ इसके बारे में नहीं पता था। रेहान ने तानिया से पूछा, वैसे इस तरह की फेयरवेल पार्टी का तुम्हारे स्कूल में ट्रेडिशन है क्या? तानिया ने जवाब देते हुए कहा, हाँ भैया, हर साल हाई स्कूल के फाइनल एग्जाम से पहले बच्चों के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है, पर क्या आपने कभी फेयरवेल पार्टी अटेंड नहीं की क्या? तानिया का सवाल सुनकर रेहान ने नामे अपना सिर हिला दिया। असल में जब रेहान की हाई स्कूल में जाने का वक्त आया तो उस वक्त रेहान के ट्रेनिंग का टाइम शुरू हो गया था और उसे ये सब कुछ छोड़कर अपनी ट्रेनिंग पर जाना पड़ा था और उस वक्त रेहान को एक छोटे से गांव की सरकारी स्कूल में एडमिशन लेना पड़ा। वहां पर किसी तरह का कोई सेलिब्रेशन नहीं होता था, इसीलिए रेहान को ये सब जानकर काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी। उसने फिर से तानिया से पूछा, वैसे इस पार्टी के अंदर क्या क्या होता है? रेहान को इंटरेस्ट लेता हुआ देखकर तानिया ने उससे कहा, इसमें जूनियर क्लास के बच्चे अपने सीनियर्स को फेयरवेल पार्टी देते हैं और इस दौरान वे लोग डांस करते हैं, सिंगिंग करते हैं और गेम्स भी खेल हैं। इसके अलावा कई बार ये लोग सेलिब्रिटीज को भी बुलाते हैं। तानिया की सेलिब्रिटी वाली बात सुनकर रेहान ने सरप्राइज होते हुए कहा, क्या सच में सेलिब्रिटी को भी बुलाते हो? क्या बात है। रेहान ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि एक छोटे से शहर की ओल्ड सिटी में भी लोग सेलिब्रिटीज को यहाँ बुलाते होंगे, वो भी खास करके एक हाई स्कूल सेलिब्रेशन पार्टी में। रेहान को अच्छे से पता था कि तानिया के माउंटेन सिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोई देश का बहुत बड़ा स्कूल नहीं है जहाँ पर सेलिब्रिटीज आना पसंद करते हो। ऐसे में इतनी छोटी स्कूल किसी से बेटीज को बुलाए, ये रेहान को हैरान करने वाली बात थी। बड़ी बड़ी स्कूलों में तो आजकल सेलिब्रेशन पार्टी में सेलिब्रिटीज को बुलाना आम बात थी, क्योंकि यहाँ पढ़ने वाले ज्यादातर सभी बच्चे बहुत अमीर घराने के होते थे और इस वजह से डोनेशन में ही इन लोगों को बहुत पैसा मिल जाता था और स्कूल वाले भी अपनी रेपुटेशन बढ़ाने के लिए सेलिब्रिटीज को बढ़ चढ़कर इनवाइट करते थे। रेहान को इतना हैरान देखकर तानिया ने उससे कहा, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं भैया, यहाँ आने वाले सेलिब्रिटीज कोई बहुत बड़े बॉलीवुड स्टार नहीं होते हैं, ये लोग छोटे मोटे स्टार्स होते हैं जिनका थोड़ा बहुत नाम होता है। बड़ी बात यह है कि इन सबको हमारे स्कूल से पास आउट स्टूडेंट स्पॉन्सर करते हैं। अब जाकर रेहान को पूरी बात समझ आई थी और उसे पता चला था कि ये सब कुछ पुराने बच्चे स्पॉन्सर करते थे, न कि स्कूल। रेहान को अब जाकर समझ आया था कि सेलिब्रिटीज को इनवाइट और स्पॉन्सर करने का काम स्कूल से पास आउट पुराने स्टूडेंट करते थे, न कि स्कूल। बहुत से बच्चे थे जो स्कूल से पास आउट होने के बाद अपना अच्छा कैरियर बना चुके थे और अब अपने स्कूल को स्पेशल बनाने के लिए ये लोग हर साल सेलिब्रिटीज को बुलाकर बाकी बच्चों का हंस बढ़ाते थे। कुछ सोचकर रेहान ने तानिया से पूछा, क्या तुम मुझे उन सेलिब्रिटीज का नाम बता सकती हो जो इनवाइटेड है? रेहान के सवाल पर तानिया कुछ देर तक सोचते रही और फिर बोली, असल
में हमें भी ऑफिशियल अब तक कुछ बताया नहीं गया है। हाँ, पर मैंने स्कूल के कुछ स्टूडेंट से उनका नाम सुना था, कोई अजय थापर और विनीता दीवान है। और इसके अलावा और भी कई है। जैसे ही रिहान ने इन अनजाने नामों को सुना तो वो तुरंत अपना फोन निकालकर और अपना पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक इन लोगों को ज्यादा फेम हासिल नहीं हुई है, वो बात अलग थी कि अभी से इन सभी सेलिब्रिटीज की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा अच्छी थी और ज्यादातर सभी लोग टीनेजर्स में और यंग लड़कों और लड़कियों में काफी फेमस थे। रेहान ने तानिया से पूछा, या सिर्फ इन सेलिब्रिटीज को ही बुलाया जाएगा या कुछ और भी आएंगे? तानिया ने तुरंत सोचते हुए कहा, यही लोग नहीं है, मैंने सुना है कि अभिषेक के परिवार ने भी एक सिंह सेलिब्रिटी ग्रुप को बुलाया है और उसके अलावा बेस्ट स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स भी आएंगे, पर मुझे उनका नाम नहीं पता है। रेहान ने तानिया की बात सुनकर हैरान होते हुए पूछा, क्या दूसरी स्कूल के स्टूडेंट्स भी आते हैं? रेहान के सवाल पर तानिया ने कैजुअली जवाब देते हुए कहा, ऑफ कोर्स भैया, उन लोगों को इनवाइट किया जाता है तो वे लोग भी आते हैं और उन्हें बाकी बच्चों की तरह ही ट्रीट किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारे स्कूल का पुराना ट्रेडिशन। सेलिब्रिटीज कुछ इनकरेजिंग बातें कहते हैं और बच्चों को मोटिवेट करते हैं। तानिया की बात सुनकर रिहान ने इंटरेस्ट लेते हुए कहा, अच्छा, ऐसा ट्रेडिशन की उनकी बातें सबको मोटिवेट करती होगी। वापस अपने कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया था। कुछ देर तक गहराई से सोचने के बाद रिहान ने धीरे से बड़बड़ हुए कहा, बच्चों को मोटिवेट करने और एंटरटेन करने के लिए सेलिब्रिटीज को इनवाइट करना अच्छी बात है, इंटरेस्टिंग लग रहा है। इतना कहते कहते रेहान के चेहरे पर एक हल्की और सार्कास्टिक स्माइल आ गई, जैसे वो बहुत कुछ सोच रहा हो। बगल में खड़ी मैगी रेहान को ध्यान से देख रही थी। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने रेहान से पूछा, सर क्या आपके दिमाग में कुछ चल रहा है? मैगी के इस सवाल पर रिहान ने मुस्कुराते हुए कहा, फिलहाल मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। तानिया के स्कूल में एक सेलिब्रेशन रखा जाने वाला है और उसका बड़ा भाई होने के नाते मुझे भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। मैगी तुरंत रिहान की बात समझ गई और हेल्पलेस होकर अपना सिर हिलाते हुए रिहान से बोली, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि आपको क्या करना है। रिहान ने हंसते हुए कहा, इस पूरे फेयरवेल फंक्शन में मेरी बहन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होनी चाहिए। बाकी स्कूल के बेस्ट स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए ये सेलिब्रिटीज आएंगे तो फिर मेरी बहन के लिए तो दुनिया के बेस्ट सेलिब्रिटीज आने चाहिए जो उसे मोटिवेट करे और खुश भी करे। रिहान के लिए दुनिया के बेस्ट सेलिब्रिटीज को ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसकी खुद की एक एंटरटेनमेंट कंपनी थी और वहां पर 100 से रते हुए कहा, नहीं फिलहाल कोई नहीं, मैं बाकी चीजों में उलझा हुआ था। पर तुम कहाँ की बात लेकर बैठ गई? मैंने तुम्हें परफॉर्मेंस के लिए कॉल किया था। रेहान फिलहाल कियारा की बात किसी को नहीं बताना चाहता था। रेहान को बात लता हुआ देखकर रिद्मा ने भी उससे कहा, मैं भी सेलिब्रेशन की बात कर रही हूँ। मैं अकेले वहाँ परफॉर्मेंस दूंगी या फिर मेरे अलावा बाकी ग्रुप भी वहाँ पर आएगा? रिद्मा का ये सवाल सुनकर रिहान ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, उन लोगों से मैंने अभी बात नहीं की है और तुम अकेले वहाँ वैसे भी परफॉर्म नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम सब लोग एक टीम हो और मैं चाहता हूँ कि ड्रीम एंजल ग्रुप वहाँ एक साथ परफॉर्मेंस दे। रिहान की बात सुनकर रिद्धिमा ने बस हुंकार भरते हुए कहा, हम ऐसा जवाब सुनकर रिहान समझ गया था कि रिद्धिमा कुछ खास खुश नहीं लग रही है, इसलिए उसने रिद्धिमा को खुश करते हुए कहा, वैसे तो मैं सबको फोन करने वाला था पर पहला कॉल मैंने तुम्हें ही मिलाया है। जैसे ही रिद्धिमा ने रेहान की बात सुनी तो वो खुश हो गई। रिद्धिमा ने खुश होते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो मुझे टाइम और जगह बता दो, मैं अपने मैनेजर को डेट अरेंज करने के लिए कह दूंगी और परफॉर्मेंस देने के लिए वहां आ जाऊंगी। रिद्धिमा की बात सुनकर रिहान ने उसे रिलैक्स करते हुए कहा, परफॉर्मेंस अभी नहीं बल्कि नेक्स्ट संडे को देनी है और सेलिब्रेशन में अभी पूरा एक हफ्ता है। रिहान की बात सुनकर रिद्धिमा ने उससे कहा, ठीक है मैं आ जाऊंगी पर मुझे पिक करने के लिए आ जाना। और इतना कहकर तुरंत रिद्धिमा ने फोन कट कर दिया। रिहान अभी तक ठंडे पसीने में भीग चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं। लास्ट टाइम सिया और रिद्धिमा ने उसके साथ जो किया था उसके बाद रिहान को उन्हें फेस करने में भी डर लगता था या कहे कि उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता था, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा इनसे दूर रहता था। और कंपनी भी उसने शाशा को संभालने के लिए दे दी थी। रेहान ने जल्दी ही अपने बाकी आर्टिस्ट से भी कांटेक्ट कर लिया। अब उसे इन सब लोगों के साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स करनी थी और उससे भी पहले माउंटेन सिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जाकर स्कूल स्टाफ से बात करनी थी। तानिया को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, वो लगातार अपनी पढ़ाई में बिजी थी। हमेशा की तरह लंच के दौरान तानिया घर आई थी और इसी का फायदा उठाकर रिहान उसके स्कूल चला गया। शुरू में जब माउंटेन सिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल को पता चला कि रिहान इस सेलिब्रेशन को स्पॉन्सर करना चाहता है तो उसके मन में कई सवाल उठने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था
कि रिहान ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि आज से पहले स्कूल के लिए ये सब कुछ यहाँ के पुराने स्टूडेंट करते थे और रिहान किसी भी तरह से इस स्कूल से रिलेटेड नहीं था और ना ही कभी उसने यहाँ पढ़ाई की थी। ऐसे में अचानक से उसका स्कूल में आकर स्पॉन्सरशिप का प्रपोजल देना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। रिहान और प्रिंसिपल इस वक्त ऑफिस में बैठे हुए थे। प्रिंसिपल ने रिहान से पूछा, आप मिस्टर रिहान मित्तल हैं ना? क्या मैं जान सकता हूँ कि आप हमारे स्कूल का इतना छोटा सा फेयरवेल फंक्शन स्पॉन्सर क्यों करना चाहते हैं? क्या आपकी कोई कंडीशन है? क्या आप कोई एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं या कुछ और? प्रिंसिपल को इतने सवाल करते हुए देखकर रेहान ने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा, प्रिंसिपल क्या आप बाहरी लोगों से स्पॉन्सरशिप एक्सेप्ट नहीं करते हैं? रेहान का ये सवाल सुनकर प्रिंसिपल ने थोड़ा नॉर्मल होते हुए कहा, ऐसा कोई रूल नहीं है, पहले ये काम हमारे सीनियर्स स्टूडेंट करते थे, वही यहाँ के फंक्शन को स्पॉन्सर करते थे। इसीलिए अगर आपको किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट करना है तो स्पॉन्सरशिप करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग कंडीशन के बेसिस पर स्पॉन्सरशिप एक्सेप्ट नहीं करते हैं और ना ही कोई अदर कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं। प्रिंसिपल को यही लग रहा था कि रिहान बिना वजह या बिना किसी मुनाफे के उनकी स्कूल के लिए कुछ भी नहीं करेगा और अगर वो ऐसा कर रहा है तो जरूर उसे कोई ना कोई कमर्शियल बेनिफिट हो रहा है। माउंटेन सिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल काफी पुरानी स्कूल थी और पूरे ऋषिकेश में इस स्कूल को बड़े से बड़े लोग जानते थे। भले ही प्राइवेट स्कूल का अपना दबदबा था, पर फिर भी इस स्कूल की अपनी एक पहचान थी जो कई सालों से चली आ रही थी और अक्सर लोग स्पॉन्सरशिप के नाम पर अपना पर्सनल बेनिफिट उठाते थे। इसीलिए प्रिंसिपल को लग रहा था कि रिहान भी यहाँ पर अपना कोई पर्सनल मुनाफा ढूंढने आया है और जरूर वो कुछ ना कुछ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट करेगा, इसीलिए स्पॉन्सरशिप दे रहा है। आपको क्या लगता?